अस्सलामुअलैकुम, जी आयानू, खुश आमदीन एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। सिटी 41 की पूरी टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत जो है वो खूबसूरत हुई होगी हमेशा की तरह। गुमान जो है वो अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए और दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर मूड ख़राब के साथ आपके दिन की शुरुआत होगी तो पूरा दिन जो है वो आपका इट विल बी डिस्ट्रॉयड, पूरा दिन आपका ख़राब गुजरेगा, अच्छा नहीं गुजरेगा। और अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो तो फिर आपका पूरा दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत गुजरता है। नाज़रीन, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे टीचर अक्सर मुझे कहा करते थे, कभी तुमने अपनी टांगों का शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला से? शायद आपने भी नहीं किया होगा। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, खुदा ना ख्वास्ता मेरे मुंह में खा, गॉड फॉरबिडन, अपने आप को ज़रा तसव्वुर तो कीजिए बगैर टांगों के। आप पानी का ग्लास तक नहीं पी सकते, आप वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकते। आप इमेजिन करिए, जो दो टांगे अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं वो कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप खुद अपना काम कर सकते हैं, आप अपनी खुद मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको दो हाथ प्रोवाइड किए हैं, आपको दो आंखें दी, आपको बसारत दी है, आपको समात दी है। ये तमाम की तमाम वो नेमतें हैं जिसका कभी भी हमने शुक्र अदा इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये दे आर ऑलवेज देयर, ये हमेशा से वहाँ थी और हमेशा से हमारे साथ हैं। इस वजह से हमें एहसास नहीं है इनके महरूमी का। जिन लोगों के पास ये नहीं है, आपके इर्द गिर्द नज़र तो दौड़ाएं, उनके पास आंखें नहीं हैं, बसारत नहीं है, किसी के पास समात नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है। उन लोगों को देखें, वो लोग आपके इर्द गिर्द किसी रीज़न से हैं, वो इस रीज़न से हैं ताकि आप शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहते रहा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, सिर्फ अल्फाज नहीं है, एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये एक एटीट्यूड है जो आपको डेवलप करना होगा। हम अक्सर औकात लोगों के साथ नाराज़ होते हैं। कोई शख्स आपको आके पूछता है आपकी कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ख़राब मूड के साथ। दिस इज़ नॉट अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। खफीफतुन अला लिसान, लाइट ऑन द टंग, सिर्फ ज़बान की हद तक। दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और हर वक्त किया करें, हर लम्हा किया करें, क्योंकि जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं वो आप अपनी उंगलियों के ऊपर गिन भी नहीं सकते। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसी खूबसूरत के बात के बाद हम चलते हैं वेदर की तरफ। मौसम के हवाले से बात करेंगे सबसे पहले टुडेज वेदर के इस सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा आज। और बारिश का आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कोई इम्कान नहीं है। और खुश्क सर्दी है, तो इस खुश्क सर्दी से ख़ुद को बचाने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर अगर आप सवारी कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर जैकेट का, कोट का, स्वेटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा अपनी छाती को बचाना है। आपने छाती को बचाना, अगर आप चाहते हैं कि आप कफ़ यानी खांसी से दूर रहें, नज़ला ज़ुकाम बुखार से दूर रहें, मौसमी तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में ख़ुसूसी तौर पर जो सर्दी लग जाना है उससे दूर रहें, तो आपको सबसे पहले अपनी छाती बचाना होगी। और सेकंड थिंग इज़ योर हेड, अपना सर जो है वो ढांप के रखना होगा। कोई ना कोई कैप का इस्तेमाल करें, वुलन की कैप का इस्तेमाल ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोटरसाइकिल या साइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि आप तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो बिकॉज यू आर द केयर टेकर ऑफ़ योर फैमिली। तो आपको ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो कि बाहर जाते हैं काम के लिए, वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और अपना ख्याल रखें इस खुश्क सर्दी के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उनका मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इनके साथ साथ मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं। थैंक यू सो मच अली नारू हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। फजील, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। और हमने देखा है कि मार्केट कमेटी के वाले से खास तौर पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मार्केट कमेटी की जानिब से रोज़ाना की बुनियादों पर रेट लिस्ट निकाली जाती है। उस रेट लिस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नरखों के, सब्ज़ी के, फ्रूट्स के, दालों के और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में गोश्त के भी, अंडों के भी रेट्स लिखे होते हैं। और वो रेट लिस्ट जो है वो हर दुकान के ऊपर फर्दन दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उन रेट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। मैंने खुद भी बताते खुद इस चीज़ को नोट किया है। सिर्फ चिकन के रेट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। एक दुकान के ऊपर चिकन का रेट कुछ और है, दूसरी दुकान के ऊपर जाएँ 5 रुपये ज़्यादा होगा, अगली दुकान के ऊपर जाएँ 10 रुपये ज़्यादा होगा। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों होती है? हालांकि एक रेट लिस्ट निकाली जाती है, एक शहर है,
उसके बावजूद मुख्तलिफ रेट्स हैं? देखें भट्ट साहब, ये जो मसला है ये बहुत अहम मसला है जो आपने उठाया है प्रोग्राम के आगाज़ में। रेट लिस्ट दे दी जाती है, हर दुकान पे पहुंचती है, हर सब्ज़ी वाले के पास, गोश्त वाले के पास, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना वो इंतहाई आप कह लें कि सुस्त रवि का शिकार है ये निज़ाम, आपकी जो ज़िला इंतज़ामिया है उसका। अच्छा, रेट लिस्ट जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ क्यों पहुंचाई जाती है? वो 2 रुपये में या 3 रुपये में तैयार होती है, वो 20 रुपये चार्ज करते हैं रेट लिस्ट देने का, 18 रुपये ज़्यादा। जी, वो इसलिए ज़िम्मेदारी के साथ पहुंचाई जाती है। वो जिस तरह से ज़िम्मेदारी से पहुंचाई जाती है, अगर उसी तरह सिर्फ़ एक बंदा एक रोड पे निकले और वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक चक्कर में चेक कर ले कि क्या वही रेट्स हैं, तो कभी भी ऐसा ना हो। और जो आपने कहा कि एक दुकान पे कुछ और रेट होता है, दूसरी दुकान पे कुछ और होता है, तो कभी भी आप एक दिन में 100 से ज़ायद दुकानें फिर लें, आपको कहीं भी वो रेट लिस्ट वाला रेट नहीं नज़र आएगा। उससे अलग ही रेट्स आपको मिलेंगे। और वो फिर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो उसके अफसरान वो कमरों में बैठकर वो सारे अपने जो अच्छा, कीमतें बढ़ाने की रीजंस भी उनके पास होते हैं कि ले जी इतने का ही आ रहा है, पीछे से हमें अपना मार्जिन नहीं रखना, किराया। अच्छा, ये देखें भट्ट साहब, ये भी एक बड़ा इशू है। अब मार्केट में या आप जब मंडी के अंदर ये रेट लिस्ट जारी होती है ना, क्योंकि मार्केट कमेटी का जो ऑफिस है वो मंडी के अंदर होता है। अब जो मंडी के आड़ती हैं वो उनका क्या मौक़िफ़ है? वो ये कहते हैं कि ये जो मार्केट कमेटी के मेंबरान हैं वो करते ये हैं कि वो शाम को निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, वो जायज़ा लेते हैं क्या रेट्स हैं। वो अगले दिन सुबह सुबह उठ के वो टाइप कर देते हैं रेट्स और ख़ुद से ही वो रेट लिस्ट निकाल देते हैं। उनको अगले दिन के रेट ही पता नहीं होते, ना सब्ज़ियों के, ना सब्ज़ मसाला जात के, ना जो फल हैं उनके। वो आइडिया लेते हैं कि हाँ शाम को आलू 70 रुपये बिका है, चलो आप 72 रुपये इस अंदाज़ा मफरूज़ात, बिल्कुल। और फिर उस पर अमल दरामद भी नहीं होता। आपकी जब ओपन मार्केट तक चीज़ें पहुंच जाती हैं तो उस पर अमल दरामद करवाना भी वो इम्तिहान सा लगता है कि पता नहीं कोई जंग फतह करनी है इन्होंने, को वो बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं हो रहा। और हर दुकानदार का, हर रेडी वाले का, हर चीज़ का अपना रेट है। सही। अगर आप अंडों की बात करें, आप जो ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने है मार्केट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं अंडों की, उधर से आप पता कर लें कुछ और रेट होगा, और आप अपने मोहल्ले की दुकान से चेक कर लें तो शायद आपको उधर से दर्जन फ्री सस्ती मिल जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा है। आप जनरल स्टोर से पूछेंगे ना कि अली नारू की कीमत क्या है अंडों की, वो आपको कहेंगे जी 130 रुपये या 230 रुपये जो भी है। आप वो कहेंगे कि यार वहाँ पर तो इतने रुपए का था, वो जी बेकरी रेट है। हाँ। बेकरी के ऊपर 15 रुपये सस्ते होते हैं। ये मतलब समझ नहीं आता, एक जनरल स्टोर का रेट अंडों का और है, बेकरी का और है। ये ज़रा वादे कर देंगे, आपका एक्सपीरियंस हुआ कभी ऐसा? अच्छा शिराज, ये तो बड़ा अहम मुद्दा है और गिरा फरोशी कह लें या मुनाफाखोरी, गिरा फरोशी कहेंगे तो ये तो पूरे शहर में है और ये आज से नहीं है, ये चलता चला आ रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जो रेट्स का तयन करते हैं और मार्केट कमेटी बाकायदा इसको रोज़ाना की बुनियाद पर देखती है और प्राइस कंट्रोल जो सेल है हमारा ज़िला सतह पर वो भी इसका चेक एंड बैलेंस करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर जैसे ही रोड तब्दील होता है तो अशिया फ़रोनोश के रेट भी तब्दील हो जाते हैं। कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है। अब अगर चिकन की बात कर लें या अंडों की बात करें, हम गुज़श्ता 2 माह में चिकन की प्राइसेस में कमोबेश 150 के लगभग कमी वाक़ हुई है। और अगर आज का ही रेट ले लें 461 रुपये फ़ी केजी में फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब हम इसको जायज़ा लेने निकलेंगे और वो सरकारी रेट लिस्ट हाथ में लिए जाएंगे, हत्ता कि जो चिकन की दुकान है वहाँ पर वो अवेज़ा भी होती है, लेकिन फिर भी उसके मुताबिक वो सेल नहीं किया जाता चिकन, और कहा जाता है कि ये तो सरकारी खाता है, हमें पीछे से जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ से इतने का मिला है पर पीस, तो उस हिसाब से हमने फ़रोख्त करना है। अगर हमें भी यहाँ से ऐसे मिले रेट तो हम सरकारी रेट के मुताबिक बेचेंगे। तो जब ये मफरूज़ात और ये जब हमारे होंगे दावे के
कि जनाब हमने तो अपना ही करना है, कोई कुछ कर ले ना करे। और जहाँ पर जो महज नुमाइशी कार्रवाइयाँ होती हैं एक रोज़ की, आप महीने बाद गए हैं एक चिकन वाले को आपने जुर्माना कर दिया कोई 5,000 पे, और वो तो एक दिन में ही वो मुनाफाखोरी के सिलसिले में 5,000 अपने पूरे कर लेगा और बकिया 29 दिन उसका वो मुनाफा ही मुनाफा है। तो ऐसा क्या इनको लाहे अमल अपनाया जाए कि रोज़ाना की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस हो और कोई भी दुकान ऐसी ना रहे जहाँ पर आपकी रेट लिस्ट अवेज़ा ना हो, और दूसरी जानिब शहरियों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है कि वो अगर रेट लिस्ट अवेज़ा होने के बावजूद कोई चीज़ महंगी आपको बेच रहा है और आप ख़रीद रहे हैं तो क्यों कर ख़रीद रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है आपको, आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ पर अब मसला ये होता है कि अक्सर हमारे जो ज़िले सतह के इदारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हमें पता ही नहीं होता कि हमने उसको कंप्लेन कैसे करनी है, उन तक बात कैसे पहुंचानी है हमने कि जी फ़लाँ जगह पर ये चीज़ इतने में बेची जा रही है। तो मार्केट कमेटी की जो रेट लिस्ट है उस पर कोई नंबर अवेज़ा हो, कोई शिकायत सेल हो कि जनाब आपने यहाँ पर जाना है, ये करना है, अगर आपको कहीं भी कुछ हो तो फिलफोर आप कार्रवाई करें। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में अगर फजील कहा जाए कि अगर आपने रेट लिस्ट के ऊपर देखा था कि आलू का कीमत जो है वो 70 रुपये है, दुकान वाला आपको आलू की कीमत जो है वो 100 रुपये लगा रहा है, यानी 30 रुपये ऊपर लगा रहा है फी किलो पर, आपको 4 किलो आलू चाहिए, और अब आप कंप्लेन किसको करेंगे? अब आप रेट लिस्ट उठाएंगे, उस पर कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है, आप वहाँ से सफ़र करते हुए रक्षा करवा के जाएंगे पहले मार्केट कमेटी, वहाँ पे देखेंगे कोई आपको सरकारी अफसर नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा, अगर कोई मिल जाएगा गलती से तो आपको लिफ्ट नहीं करवाएगा। असल में भाट साहब निज़ाम जो है वो आप ये कह लें कि अफसरशाही का निज़ाम वो बादशाहों जैसा निज़ाम है। वो ख़ुद को समझते हैं कि हम पता नहीं बहुत बड़ी तोप बन गए हैं, हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि आप जिनको लिफ्ट नहीं करवा रहे, जिनकी आप बात नहीं सुन रहे, आप उनके टैक्सेस के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसे ही आपके उनके टैक्सेस के पैसे से आपका घर चल रहा है और ये आपकी अफसरशाही चल रही है। लेकिन वो उनको तो ऐसे लगता है कि शायद वो सोने का चम्मच लेके उन्होंने आँख खोली है और ये उनकी ख़ुद की जागीर है जहाँ पर वो अफसर अपनी अफसरशाही दिखा रहे हैं। वो अफसोस के साथ कि हमारे जो लोग हैं उनको भी इतना शऊर नहीं कि ये हमारे मुलाजमीन हैं, हमने इनको मुलाजमों की तरह ट्रीट करना है। आप यकीन करें कि आपके जो कारोबारी शख्सियात हैं शहर की, वो इन मुलाजमीन के सामने इस तरह बैठे होते हैं जैसे ये उनके मुलाजिम हैं, और घरों में जो अब मुलाजम रखे हैं उनको रौब दिखाते हैं, हालांकि वो भी तो मुलाजम हैं इस रियासत के। आप इस रियासत के टैक्स पेयर्स हैं, आप उनको मुलाजमों की तरह ट्रीट करें। आप क्यों उनके सामने जाकर बड़ा वो जिससे कहते हैं ना घबरा के जी साहब से टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, वो मैंने शिकायत करनी थी, मेरा ये मसला था। मतलब हमने खुद ये सारा निज़ाम बिगाड़ रखा है, हमें खुद को दुरुस्त करने की हमने बेसिकली ये मान लिया है कि आप अफसर हैं, बिल्कुल, और हमने मान लिया कि जी हम गुलाम हैं, हम आपसे वक्त लेने के लिए आते हैं, और आप अगर हमें वक्त दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपका शुक्रिया अदा कर सलाम करके आपकी दुकान के ऊपर या आपके दफ्तर के ऊपर सलाम करके वापस निकल जाएंगे। तो ये कितना अली मुझे ये बताइएगा कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आपने कहा शिकायत सेल बना हुआ है या वो मार्केट कमेटी सेल बना हुआ है, जब वो एक्टिव नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ वो एक्टिव कहाँ है। वो एक्टिव हैं वहाँ पर जहाँ पर उनका रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगता है, वहीं से उन्होंने चाय पीनी होती है और वहीं पे उन्होंने जुर्माने करने होते हैं, और जो जुर्माने अदा कर रहे हैं वो भी उनको पता होता है, उन्होंने जुर्माना रबड़ बैंड में लपेट के रखा होता है कि अभी आना है अफसर ने, उसको इतना जुर्माना पकड़ाना है। तो उन्होंने अपने रास्ते तय किए हुए किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर वो जाएँ और वहाँ पर जुर्माना ना बनता हो, तो वो तो फिर पेट्रोल ज़ाया हो गया ना उनका, इसलिए वो नई जगह नहीं जाते। तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे इसी इशू को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ फजील मौजूद हैं, उनके साथ साथ अली नारू मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मार्केट कमेटी की जानिब से जारी की जाने वाली रेट लिस्ट और उससे बिल्कुल मुतज़ाद जो है मार्केट के प्राइसेस, यानी अगर फिर रेट लिस्ट निकालने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में फजील, अगर प्राइसेस सबकी अपनी होती हैं। नहीं बट साहब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो 20 रुपए की बेचनी है। हाँ, मार्केट कमेटी का उस पर वो यौमिया बुनियादों पर बड़ा लगा, यौमिया बुनियादों पर वो इतना रेवन्यू इकट्ठा, और लगभग कुछ अंदाज़ा है कि कितनी रेट लिस्ट छप जाती हैं एक दिन में? ये बट साहब कोई अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये आप देखें कि फैसलाबाद शहर के अंदर गुलामाबाद सबसे बड़ी मंडी, उसके बाद सदार मंडी, उसके बाद उन इलाकों के अंदर छोटी छोटी 3-4 मंडियाँ, गुलामाबाद के अंदर छोटी छोटी आपको 3-4 मंडियाँ मिलेंगी,
उसके बाद मंसूराबाद आपको 66 फुटा बाज़ार में बड़ी मंडी मिलेगी। ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल पीछे नूरपुर एक मंडी है, ठीक है। और इसके अलावा सत्याना रोड, जड़म वाला रोड, और फिर जो पीपल्स कॉलोनी के इलाके में 2-3 जगह पे आपको वो एक मंडी सी लगी हुई नज़र आती है। मतलब कि ये मैंने वो इलाके बताए हैं जो शहरी इलाके हैं, और शहरी इलाकों के अंदर 10 से 15 मंडियां हैं छोटी छोटी, और उनमें रेट लिस्ट जाती है। फिर छोटे छोटे जो इलाके हैं उनके बाज़ारों में, गलियों में, दुकानों में, फिर गली के कोने में जो फ्रूट वाला बैठा हुआ है या रेडी लगा, हर रेडी वाले को, हर फ्रूट वाले को, हर सब्जी वाले को वो रेट लिस्ट देनी है। वो हज़ारों की तादाद में छपती है रोज़ाना। तो बज़ाहिर तो इसलिए देनी होती है कि आवाम फैसिलिटेट हो सके। ओए तुमने रेट लिस्ट क्यों नहीं रखी, ये भी रेट लिस्ट रखो, आवाम को फैसिलिटेट करो। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं कहते कि आवाम को आप ये फैसिलिटेट करें, बस ले लो इसको और पैसे दे दो। ये बाद में तुम्हारा काम है। अगर वो फोटो कॉपी करे तो हमें 1-1.5 रुपए की गालिबन पड़ती है। बिल्कुल 5 रुपए की पड़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए की पड़ जाती है। प्रिंट अगर प्रिंट का खर्चा भी डाल दें तो अच्छा, वो उसकी लेबर भी डाल दें उसके ऊपर, तो 5 रुपए की अगर रेट लिस्ट पड़ती है तो 20 रुपए की अगर वो सेल की जाती है तो 15 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मार्केट कमेटी को सिर्फ एक रेट लिस्ट। प्रॉफिट नहीं बट साहब, ये देखें गिरां फरोशी यहाँ से शुरू हो गई। हाँ सही है, वो खुद गिरां फरोश नहीं शामिल हो गए। तो वो कैसे रोकेंगे फिर गिरां फरोशी को? बिल्कुल, नजायज जो गिरां फरोशी को रोकने के लिए रेट लिस्ट निकाल रहे हैं वही अगर गिरां फरोशी करना शुरू कर देंगे तो बाकियों के लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं, जो मर्जी खुले हुए हैं, जिस तरह मर्जी डू व्हाटएवर यू वांट। तो अली नारू मुझे बताइएगा इस पे क्या कहेंगे आप कि जब जहाँ से हमने क्राइम को रोकना हो, जहाँ से हमने इस नौयत के मुनाफाखोरी को रोकना हो, वहीं से अगर शुरुआत इसकी हो जाए तो फिर मुनाफाखोर को कैसे रोका जा सकता है? शराज, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें कि अगर आगाज़ ही बुरा हो गया है तो इस इख्तिताम को हमने क्या देखना है कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आगाज़ बड़ा मायने रखता है, और जैसे फजील ने बात की है और बड़ी मुद्दे की बात की है कि गिरां फरोशी तो हमने खुद शुरू कर दी और उन्होंने शुरू की जिन्होंने इस पर काबू पाना था। अब देखें हमारे हालात ये हैं कि हम देखते आ रहे हैं कि कुछ सब्ज़ियां हैं, अब गिरां फरोशी का पैमाना क्या रह गया, 10 से 15 रुपये इजाफा हो तो हमें समझ में आता है कि चलो जी उसने ऊपर ले लिए हैं। अब एक सब्ज़ी के ऊपर आप 30 से 50 रुपये, और हत्ता कि मैं बाय नेम मेंशन कर सकता हूँ, शिमला मिर्च हमारी 200 से 300 रुपये ऊपर चार्ज किए जा रहे हैं पर केजी, जो 250 मार्केट में होती है और 450 के करीब बाजार में बिक्री होती है। इससे हटकर आप चिकन की बात कर लें, अगर 461 रुपये है तो बाजार में 500 रुपये के लगभग है। इसी महीने में मार्केट कमेटी ने अंडा, जो फार्मी अंडा अब हर किसी की ज़रूरत है, प्रोटीन से भरपूर है, सस्ता प्रोटीन है, उसकी कीमत में सरकारी सतह पर 53 रुपये का इजाफा हुआ है इस एक महीने में, ठीक है। और अब चिकन सस्ता हुआ है, चिकन सस्ता हुआ है, और बाज़ार में जब हम लेने जाते हैं वो अंडा जो हमें 27 रुपये का मिलना था वो हमें 30 से 35 रुपये का मिल रहा है हर वो। आप किसी भी बेकरी में, वो सस्ता है। पोल्ट्री मसनूआत के ऊपर गौर कीजिएगा, चिकन सस्ता है, अंडा महंगा है। यानी अंडा जो है वो आप इस वक्त मुर्गी का नहीं खा रहे, वो पता नहीं डायनासोर का अंडा खा रहे हैं, ये इतना सस्ता हमें मिल रहा है। तो ये फजील मुझे बताएं कि ये इतनी ज़्यादा छूट जो मिल जाती है, आप चीनी खरीदने के लिए जाते हैं, वो आपको कहता है जी 180 रुपये, 160 रुपये चीनी है फ़ी किलो। आप कहते जी कल तो 150 रुपये थी जी, 5 रुपये बढ़ गया, आप क्या कर लेंगे? देखें भाट साहब, मैं रात को ना ये इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा अपना बहुत ज़्यादा कसूर होता है। वो चीज़ें उस तरह से बढ़ती नहीं जिस तरह से हमारा लालच जो है वो बढ़ रहा होता है। हम असल में बेहिस हो चुके हैं। हम ये सिर्फ इस चीज़ का ख्याल है कि पैसा इकट्ठा कर लें, जिस तरह से कमाया जा सकता है कमा लें, वो हम ये सोचना बंद कर दिया है हमने कि ये तरीका हलाल है या हराम है। मैं रात को पैम्पर लेने गया बच्चों का। अब वो मैंने कहा ये बंडल कितने का है, उसने कहा जी ये 2400 का। मैंने कहा पिछली दफ़ा 15 दिन पहले लिया तो 2200 का। कहता जी वो भी कल तो महंगा हुआ। वो यकीन करें मैंने 2 दुकानें छोड़ के तीसरी से पता किया तो 2200 का मिल गया। मैंने कहा कि वो बंदा झूठ बोल रहा था, मतलब खुद से ही उसने डाल दिया कि महंगा हो गया पीछे से। ये इसी तरह से हर जो दुकानदार है, जो मुनाफाखोर है, जिसको पंजाबी में कहते हैं जिसका जितना दा लग रहा है, जिसका जितना दा लग रहा है वो लगा रहा है, वो गाहक देख के कैलकुलेट करते हैं। और ये यकीन करें कि हमारे जो ये अफसरान हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, वो निकलते हैं कब, जब उनको पता होता है कि हमारे पीछे कोई ना कोई कैमरे वाला आ जाएगा
या फिर वो वहाँ पे फिर रहा है, वो अचानक निकलेगा गाड़ी से, कार्रवाई शुरू कर देगा, वो फ़ोटो सेशन किया और भाग गए। मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनके स्टोर पे गया, मैं नाम नहीं लूँगा स्टोर का, उस स्टोर के ऊपर गया, वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें इतना प्रॉब्लम है कि 2 महीने में उनका, महीने में 2 चक्कर रखते हैं उनके, 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा वो लोग आते हैं, हमें जुर्माना करके ही जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो कह देते हैं जी आपने ये वाली दाल जो है वो महंगी रखी हुई है, वो काउंटर पे जो रखी हुई है वज़ीर आला काउंटर पे, वहाँ पे आपने सस्ती रखी हुई है। डिफरेंस तो होना ही है, जब आपने खुद वज़ीर आला काउंटर लगवाया बिल्कुल है तो वहाँ पर तो चीज़ सस्ती होगी इधर से। तो उन्होंने कहा कि ये जी डिफरेंस तो होना है, 5-10 रुपये का, 20 रुपये का डिफरेंस होना है, वहाँ पर हमने सस्ती रखनी है, यहाँ पे हमने महंगी रखनी है, हालांकि वो भी स्टोर के मालिक के अपने खाते से जा रही होती है सस्ती। देखें भट्ट साहब, ये चीज़ है, यही अफसरान जो स्टोरों पे, दुकानों पे जाते हैं, फिर वो सिर्फ उन दुकानों पे या उन स्टोरों पे जाते हैं जहाँ पर उनका हाथ नहीं मिलता, माजरत के साथ, वहाँ पे जुर्माने होते हैं। यही अगर अफसरान जब गला मंडी से जाती हैं चीज़ें, वहाँ पर रेट्स जो हैं उनको चेक करें, वहाँ पर काबू पा लिया जाए, तो उसके बाद फिर ये आगे निकलें। जब आपका चेक एंड बैलेंस ही गलत, तरीक़ाकार ही आपका गलत है कि आपने 2 महीने बाद गए, आप 3 महीने बाद कभी दिल कर लिया चलें यार आज कार्रवाई करते हैं, आज कुछ कोई काम नहीं चले कार्रवाई करते हैं, वरना इस तरह से नहीं चलता, वरना चाय पी के आ जाए, इस तरह से नहीं चलता काम। आपको बाकायदा तौर पर हमारे जो डीसी फैसलाबाद हैं वो मीटिंग्स लेते हैं जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की, तो वो क्या हमसे पूछते हैं, हाँ क्या होता है उसमें क्या होता है, आप बताएं जी कितने जुर्माने किए, बताएं कौन सी कार्रवाई की। वो ये नहीं पूछते कि आवाम के लिए आपने क्या किया। जो रेट लिस्ट जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर वो चेक होती है या नहीं होती, वो रेट लिस्ट कितने की छपती है, वो कितने रुपए की आप देते हैं दुकानदार को, बिल्कुल सही नहीं, वो बस रेवेन्यू इकट्ठा हो, माल आ जाए, बाकी ख़त्म। अब 8 बाज़ारों में 6 से 7 करोड़ रुपया इकट्ठा हो रहा है महीने का, तजावज़ात के जो खुली छूट देते हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले और ज़िला इंतज़ामिया, वो कहाँ जाता है 6-7 करोड़, वो 6-7 करोड़ है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जो ये ऐसे छुपा के दिए जाते हैं। अच्छा, और वो सारे अंडर द टेबल, हाँ जी, वो जो आपके दुकानों के बाहर टेबल्स लगते हैं, वो काउंटर्स लगते हैं, वो रेडियाँ, वो सारा कुछ वो उसकी मद में। और इसमें यकीन करें कि आपके 8 बाज़ारों के जो ताजर हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला मुलव्वस है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो सारे, और बाज़ारों की हालत जो है वो बिगाड़ रखी है। फिर आप जब आपका दिल करता है, जब आपको ऊपर से कोई पूछता है कि जी ये फैसलाबाद के 8 बाज़ार हैं, तो आप उधर वो हथौड़े छेनियाँ लेते हैं, जाकर तोड़ना शुरू कर देते हैं, वो फिर और बिगाड़ देते हैं नक्शे को। मतलब आप या तो ये बंद कर दें ना खेल सारा, खुला कह दें कि यहाँ पे सिर्फ दुकानदार जो है वो अपनी दुकान के अंदर सामान रखेगा, फुटपाथ पे एक भी कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी, वो आप गुजर के जाते हैं, पीछे से फिर चीज़ें होती हैं, वो जिस तरह से माल आता रहता है जिस तरफ से, जिस बाज़ार से, वो उधर जाते ही नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा अली नारू, मुझे ये बताइएगा, जो गला मंडी के वाले से फजील ने बात की है, गला मंडी के अंदर एक और मसला भी बड़ा है, वो इन होने का और आउट होने का, यानी यहाँ से भी आप इन हो सकते हैं और यहाँ से आप आउट भी हो सकते हैं, यहाँ से भी इन हो सकते हैं, यहाँ से भी आउट हो सकते हैं। क्यों ना किया जाए कि एंट्री और एग्ज़िट अलग अलग कर दी जाए गला मंडी के, तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो सकता है, ताजरों के बड़े प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। जैसा फजील ने कहा कि हमने खुद अपने मसले ये बनाए हुए हैं, तो हमें कोई मसला मिल नहीं रहा था, तो हमने ये मसला एक पैदा कर दिया कि चलो यार 2 वे ट्रैफिक खोल दी जाए वहाँ पर। अच्छा शिराज, इसमें ये है कि ये सिर्फ गला मंडी तक महदूद नहीं है, और भी शहर के बहुत ज़्यादा अहम बाज़ार और तजारती मरकज़ हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के, पार्किंग के, आने जाने के, और अक्सर शहरी इस खौफ से नहीं वहाँ पर जा पाते कि वहाँ पर हमने गाड़ी कहाँ पे लगानी है, एंट्रेंस कैसे होनी है, और जाना आगे पहुँचना कैसे है दुकान तक। तो ये सिर्फ गला मंडी तक महदूद नहीं है, इस पर ताजरों को ख़ुद भी आगे बढ़ना चाहिए और इंतज़ामिया के साथ इसके ऊपर बाकायदा एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि जैसे गला मंडी है एक अजनास की सबसे बड़ी मार्केट है फैसलाबाद की, और सारे ही वहाँ पर जाते हैं, उन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, अपने जो भी चीज़ें हैं वो ख़रीदनी है,
तो उस पर एक लाहे अमल के साथ चलना चाहिए, ना सिर्फ गल्ला मंडी तक बल्कि जो अहम बाज़ार चौक चौराहे हैं जहाँ पर भी मार्केट है, आप एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम करेंगे, ना ही आपके तजावज़ात होंगे, ना ही आपके पार्किंग के मसाइल होंगे। जब आप किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू करते हैं, अब होता ये है कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर 50-50 साल पुराने हैं, जैसे वो शुरू हुई वैसे ही वो बढ़ती जा रही है और उसमें जो बढ़ोतरी आ रही है वो किसी प्लान के तहत नहीं आ रही, किसी मंसूबे के तहत नहीं आ रही। अली ने निशानदेही की है कि एक तो पार्किंग का मसला और दूसरा तजावज़ात का, अगर हर मार्केट के अंदर हल हो जाए तो मैं कहता हूँ ना सिर्फ गाहकी बढ़ेगी बल्कि इसके साथ साथ आपका ज़र मुबादला जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं, अली नारू मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे मार्केट कमेटी की रेट लिस्टों के मुताबिक प्राइसेस क्यों नहीं होती इस पर, और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू और महंगाई पर करना चाहेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों का मौसम आते ही गर्म कपड़ों की कीमतें भी जो है वो बढ़ जाती हैं। तो फजील मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो एक्सपोर्ट पे जो पर पीस रेट है उसमें इजाफा हुआ है और वो अगर $1 का था तो $1.5-2 का चला गया है, और इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट भी महंगी हुई है। हमारे यहाँ लोकल अगर हम बात करें तो लोकल भी फैसलाबाद में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनमें हुडीज़ के हवाले से बात करें, ट्राउज़र, टी शर्ट्स, और ये ख़ास तौर पर जो सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े हैं, आप तक ये रिपोर्ट पहुँची है कि उसमें कितनी कीमतें बढ़ी हैं? देखें बट साहब, जो फैसलाबाद की लोकल मार्केट है उसमें तकरीबन 10 से 15% इजाफा हुआ है। जो सर्दी का कपड़ा है उसमें गर्म मलबूसात जिसे कहते हैं जी, और जो इसके अलावा आप ट्राउज़र, किड्स या फिर जो हुडीज़ हैं उनकी बात करें तो वो भी तकरीबन 18 से 20% महंगी हुई हैं। जो पिछले साल आपको ट्राउज़र, एक गर्म ट्राउज़र जो है वो 1500-1600 रुपये का मिलता था, वो अब 2000-2100 रुपये तक पहुँच चुका है हौजरी का। और इसी तरह से जो बच्चों के कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, अब वो उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। पहले होता ये था कि बच्चों के कपड़े जो हैं वो सस्ते होते थे, लेकिन अब आप मार्केटों में जाएं तो वो कहते हैं कि बच्चों के कपड़े महंगे हैं बड़ों की निस्बत। मतलब आपके जो बिजली के रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, उसकी वजह से, जिस तरह आपने कहा कि एक्सपोर्ट की जो आइटम्स हैं वो महंगी हो चुकी हैं, तो उन पे भी यही इम्पेक्ट आया है बिजली का। हमारी लोकल मार्केट जो है वो भी, आपको लोकल जो सनतकार है वो भी एक ही चीज़ के हवाले से परेशान नज़र आएगा कि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। आपका एक्सपोर्टर भी वही बात करेगा, क्योंकि दोनों ने बिजली पर फैक्ट्री चलानी है। ऐसा ही वो चाहे माल मुल्क के अंदर उन्होंने बेचना हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बेचना हो, वो मसला बिजली की कीमतों का है। मतलब कि आपके सारे, अगर आप कपड़े की बात करें, वो गारमेंट्स में आ जाए, वो हुडीज़ हों हौजरी की, तो 10 से 20% तक इजाफा हो चुका है कीमतों में पिछले साल की निस्बत, और उसकी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ बिजली की कीमतें। बिजली की कीमतों की वजह से, मैं भी इसी वजह से बात करना चाह रहा था कि महंगाई जो है वो इससे तक बढ़ चुकी है कि बिजली की कीमतों ने ना सिर्फ खाने पीने की अशिया को जो है वो अफेक्ट किया, बल्कि इसके साथ साथ पहनावे जो हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। तो अली नारू, पहनावा जो है वो हमारी पहली तरजीह भी नहीं रही। मेरे ख्याल में पहली तरजीह जो है वो 2 वक्त का दाल दलिया पूरा करना रह गया मुतवस्सित तबके के लिए, और पहनना और कपड़ा लत्ता जिसको कहा जाता है वो अब लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो तिजारत कर रहे हैं कपड़े की, उनका भी बिजनेस डिस्टर्ब होता होगा, उनकी सेल जो है वो 60% से कम हो गई, 30% पे आ गई। शराज, ये बड़ा अलमिया है कि कभी हम कहते थे कि बुनियादी ज़रूरियात फ़कत रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में और उससे भी हटकर फैसलाबाद में, कि यहाँ पर अब 2 वक्त का जो दाल दलिया है वही शायद हमारी तरजीहात में रह गया कि हमने उस दिन की रोटी कैसे कमानी है। बुनियादी वजह यह है कि बड़ा तबका शहर फैसलाबाद का दिहाड़ीदार मज़दूरों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि बड़ी तादाद है, जो अपना रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और वही खाते हैं। अब हुआ ये है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, बिलखसूस जैसे सीज़नल कपड़े हैं, तो ये बुनियादी ज़रूरत होती है हर साल हमें कि हमने कुछ ना कुछ वो गर्म चीज़ें लेनी हैं, कपड़े ख़रीदने हैं ताकि हमारा सीज़न गुजर जाए। और अब हम ऐसे ख़ानदानों को जानते हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं जो साल से वही कपड़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और उनकी तरजीहात से ये निकल चुकी हैं चीज़ें कि हमने कपड़े भी ख़रीदने हैं सीज़न के हिसाब से,
क्योंकि बुनियादी वजह है इसकी कीमतों का बढ़ना। और जब हम मार्केट से बात करते हैं ओपन मार्केट की, कि जनाब ओपन मार्केट की जानिब हमने रुख करना है, तो वो तो हमारे तसव्वुर में आता ही नहीं है कि हमने एक फ़र्स्ट हैंडेड जो कपड़ा है वो हमने ख़रीदना है, मार्केट में जाना है, उसको लेना है, उसको सिलवाना है। तो ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इससे हटकर जब हम बात करते हैं मुतवस्सत तबके की, या यूँ कह लें कि वो जो गुर्बत की शरह के नीचे पिसा हुआ तबका है, उसकी तरजीहात में शामिल होता थे लंडे बाज़ार, सस्ते बाज़ार, वहाँ पर जाते थे, कपड़े ख़रीद लेते थे, और इस्तेमाल शुदा कपड़े जो गर्म कपड़े थे वो उनके आ जाते थे और उसको ख़रीद लिया जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो लंडा बाज़ार है वो नड़वाला रोड का लंडा बाज़ार हो, राजबाग का हो, बल्कि जो लंडा मार्केट मरकज़ी जंग बाज़ार से मुल्क का है, तो वहाँ पर भी अब जो कीमतें हैं वो सुनकर बंदा चौंक जाता है कि आया ये नए कपड़े की कीमत है या ये इस्तेमाल शुदा कपड़ा है। और वो कीमतों में और एक नए कपड़े की कीमत में जो मवाजना करना है वो कमोबेश सेम ही होती है चीज़। हाँ। अब आ जाकर हुआ ये कि जो लंडा बाज़ार हैं उनकी ड्यूटी टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं, जो ड्यूटी लगा दी गई है ऊपर, कि वो जो बंडल वो 8,000 रुपये में ख़रीदता था ताजर लंडा बाज़ार का, अब उसको 20 से 22,000 रुपये में वो एक बंडल ख़रीदना पड़ रहा है। जब वो खोलते तो उसकी कीमत भी हमारे सामने आती है कि जनाब जो जैकेट, जो जर्सी एक आम आदमी को लंडा बाज़ार से 500 से 1,000 रुपये में मुयसर आ जाती थी, अब वहाँ पर भी हमें कीमतें चौंका देती हैं कि 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। तो जो मुतवस्सत तबका है वो अब किस जानिब जाएगा? और ये तो उसकी ज़रूरियात बुनियादी ज़रूरी है कपड़ा, कि हमने सर्दियों में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर रियासत को लिए सोचने का है कि हमने कमोबेश वो आप रिलीफ ना दें, आप चीज़ें सस्ती ना करें, आपसे नहीं हो पा रही हैं, आप कह रहे हैं आप चीज़ों की कीमतों में कम से कम इस्तेहकाम ले आएँ, आप उनको वहाँ पर ब्रेक तो लगा सकते हैं। आप अगर चीज़ें सस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम महंगी भी ना करें, और जो लोग हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो चीज़ें ख़रीद तो सकें। अब उनकी सकत से बाहर होता मामला दिखाई दे रहा है कि एक आम आदमी एक ओपन मार्केट का तो दूर, एक ऐसी मार्केट के जाने के बारे में नहीं सोचता जहाँ पर उसको सस्ती चीज़ें मिला करती थी, वो बर्तन हों, वो कपड़े हों, कोई भी अशिया हों जो उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी में शामिल थी, अब वो दूर होती दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अहले सरवत के लिए और अहले हुकूमत के लिए और इन हाकिमों के लिए सोचने का पॉइंट है, सोचने की बात है कि अगर लोग इस शरह से भी पीछे जाते जा रहे हैं, वो अपनी बुनियादी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, वो अब लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल होता था ना कि नए कपड़े ख़रीदना लोगों के लिए मुश्किल होता था। अब वो सही बता रहे हैं जी नारू कि अब लोगों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़े भी, जिसे लंडा कहा जाता है, वो भी उनके लिए मुश्किल हो गया ख़रीदना, क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस इतने सारे लग चुके हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को या ज़िलाई हुकूमत को, या अगर उनके कंट्रोल में है तो उनको ये देखना चाहिए कि यार ये कपड़े तो वही ख़रीदेगा ना जो जिसकी बेचारे की मुश्किल है उसके लिए नए कपड़े ख़रीदना, तो यहाँ वही शख्स आएगा। तो कम से कम उन लोगों को रिलीफ दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो रिलीफ आगे पास ऑन कर सके अपने ग्राहक को। देखिए मेरे साहब, एक घर का अगर एक फ़र्द कमाने वाला है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, उसने सर्दी का मौसम आ गया है, उसकी बीवी है, उसने अब अपने लिए, अपनी बीवी के लिए और दोनों बच्चों के लिए वो गर्म कपड़े ख़रीदने हैं, कोई जर्सी, जैकेट। अगर वो अपनी दोनों की मियाँ बीवी की 2-2 हज़ार की ख़रीदेगा, बच्चों की 1,000 की ख़रीदेगा, या 1500 की, मतलब वो 4-5 हज़ार रुपये उसको सिर्फ एक जर्सी या जैकेट के लिए तैयार रखने होंगे। बिल्कुल सही। और अगर वो मज़दूर है तो वो कैसे ख़रीदेगा? वो 1,000 रुपये तो रोज़ाना कमाता नहीं। अगर आप मिनिमम वेज लगा लें, कम से कम उजरत मेरे को 36,000 रुपये, 37,000 रुपये, चलें हम इमेजिन कर लेते हैं, पहले तो मिल नहीं रही 37,000, बिल्कुल नहीं। हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक शख्स को 37,000 रुपये मिल रहा है, उसको मिल रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, किराए का घर है, उसको 20-25 हज़ार रुपये, तो उसको 18-20 हज़ार रुपये तो उसको बिजली का बिल आएगा, वो तो आप 20 हज़ार रुपये साइड पे करते हैं, आपके पीछे बच के 17,000 रुपये। बिल्कुल 17,000 रुपये में आपने अब बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, उनकी दवाई दारू का इंतज़ाम भी करना है, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाए, कोई बीमारी आ जाए वो भी देखना है, कोई घर का नलका ख़राब हो गया, मोटर ख़राब होगी वो भी आपने देखना है, बच्चों के कपड़े भी देखने हैं, गैस का बिल भी है, फिर उसके बाद आपका राशन भी है। देखें भट्ट साहब, ये आपके जो गवर्नमेंट आती है, जो भी वो मिनिमम जो वेजेस हैं वो तय करती है, पहले 32,000 थी, अब 37,000। आप ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इन हालात के अंदर जिस तरह से इन्होंने आवाम का खून निचोड़ लिया है बिजली के बिलों के ज़रिए, इन्होंने आवाम का खून निचोड़ा है, बहुत सारी जानें ली हैं, और यकीन करें कि ये सारी जो खुदकशियाँ हुई हैं बिजली के बिलों की वजह से, इन हालात की वजह से, ट्रेनों के आके मरे हैं आगे। बिल्कुल, ये सारी इनके ज़िम्मे हैं, ये रोज़े आखिर इनको जवाब देना पड़ेगा।
और इनसे कहें कि ये एक बंदा 37,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, उसका 1.5 या 2 मरले का घर है, और उस घर के अंदर आकर उस 37,000 में उसके 2 बच्चों की स्कूल की फ़ीस, उसके किचन का ख़र्चा, उसके बिजली का बिल, उनका जो बीमारी है, कोई 1 महीने में 2 महीने बाद बच्चे जब छोटे हों बीमार हो जाते हैं, उसका बजट सेट करके दें। अच्छा, बजट सेट करके दिखाएं। यहाँ पर हम लोग माइंड यू हम बात कर रहे हैं 37,000 अगर मिल रहा हो तो अव्वल तो 37,000 मिल नहीं रहा, तो 37,000 में भी अगर उनका बजट ज़रा बना के दिखाएं तो हम आपको एक बहुत बड़ा जो है ना वो अकाउंटेंट तस्वर कर लेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको होस्ट शराज बट खुश आमदीद कहता है। हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं, अली नारू मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सर्दियों के आमद पर जो कपड़ों की कीमतें जो है बढ़ जाती हैं, और सर्दियों के कपड़े ख़ास तौर पर बिलखुसूस जो हैं उनकी कीमतें आम इंसान की पहुंच से दूर हो जाती हैं। तो फजील ये बताइए कि हम इसका हल किस तरीके से तलाश कर सकते हैं कि हम देख लें, आपने हमने बताया कि एक 37,000 रुपये के अंदर अगर हम बजट बनाते हैं एक आदमी का, उसके घर का, तो फिर कपड़े तो फिर समझ लें कि साल में एक दफ़ा भी नहीं आते। भट्ट साहब यकीन करें कि इस वक्त जो जैसी सूरत हाल है, इस ऐसी सूरत हाल में जो लोग अच्छा कमाते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है और उनके सेटअप ठीक हैं, उनको इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने करीबी ऐसे लोग, हमसाए, रिश्तेदार, उनका ऐसी सूरत हाल में ख़ास ख्याल रखें। देखें, अगर आप अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जाते हैं तो यकीन करें कि आपके दिल में ये भी होना चाहिए कि अगर आपका हमसाया या आपका कोई अज़ीज़, उसके छोटे बच्चे हैं, तो आप लाजमी ये ख्याल करें कि आप अपने बच्चों के अगर 4-4 सूट लेने जा रहे हैं सर्दियों को, तो आप 2 ले लें, 2 उसके बच्चों के लिए आप बजट रख लें कि मैंने उसको देने हैं, वो आप हमसाया है, आपका अज़ीज़ है। यकीन करें इस चीज़ से आपको इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जैसी मर्ज़ी इबादत करें, आपको उसमें सुकून नहीं मिलेगा जितना अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करके सुकून मिलता है। तो मेरी ये अपील है ऐसे लोगों से कि जो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो लोग इतनी हैसियत रखते हैं, वो ऐसी सूरत हाल के अंदर, इन हालात के अंदर, यकीन करें लोगों के बहुत हालात ख़राब हैं घरों के, और लोग ऐसे लोग हैं, वाइट कॉलर लोग हैं जो मांग भी नहीं सकते। तो उनके लिए ये लोगों से अपील है, ऐसे लोगों को, वो उनका ख्याल रखें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। और जो लोगों की मदद करके, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करके जो आपको सुकून क़ल्ब हासिल होता है, उसका कोई नेमल बदल नहीं, ये हकीकी तौर पर इसको कोई नेमल बदल नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है और इतना दिया है कि आप फिर आप ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि यार मुझे कोई मिल नहीं रहा तो फिर मैंने ज़कात जो है वो फिर सिग्नल पे खड़े हुए किसी मांगने वाले को दे दी या उसको दे दी। ऐसा नहीं है, आप नज़र इर्द गिर्द दौड़ाएँ, आपको कोई ना कोई आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अजीज़ व क़ारब के अंदर कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि जो नीडी होगा लेकिन वो अपनी ज़रूरत आपसे ज़ाहिर नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अली नारू आपसे बात करना चाहूँगा इसी मसले के ऊपर कि हमें कितना ज़रूरी है सोसाइटी की तरफ अपनी ज़िम्मेदारी को समझना, और उनकी इस मौसम सरमा में हम देखते हैं कि शॉल्स तकसीम हो रही होती हैं, फुटपाथ के ऊपर लोग आके लोगों को शॉल्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे होते हैं? वो बेचारे ठठरती हुई हवा के अंदर सो रहे होते हैं बेचारे, उनके पास छत नहीं है। तो कितना ज़रूरी है इसको, इसके ऊपर अमल दरामद। इकबाल कहता है कि फ़र्द रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर आप में इकट्ठ है, आप इकट्ठे हैं और आप एक कौम की तरह सोचते हैं, आप एक सोसाइटी की तरह सोचते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके आधे से ज़्यादा मसाइल ऐसे ही हल हो जाते हैं कि हमारे अंदर किसी दूसरे के लिए एहसास है, एहसास का जज्बा है, खिदमत का जज्बा है, और जो अहले सरवत हैं और जो जिनके पास है कि वो लोगों की मदद कर सकें, उनको आगे बढ़ना चाहिए, बिलखसूस इन मोमेंट्स में, इन लम्हात में जब दूसरों को हमारी ज़रूरत होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो अपनी नमूद नुमाइश जो कपड़े पहनते थे, अच्छा पहनते थे, और उनका एक बयान ये भी होता था कि मैं इसलिए भी अच्छा पहनता हूँ कि लोग मुझसे अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर सकें कि ये बज़ाहिर इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये अहले सरवत है, तो हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कुछ हमें दे सकते हैं।
तो ये जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी उमरा का, अमीरों का, कि जनाब मैं खुद पर तो पैसे लगा रहा हूँ लेकिन लोग मुझसे अगर उम्मीदें वाबस्ता करते हैं तो मैं उनकी उम्मीदों पर भी पूरा उतरूँ। तो जो हमारी सोसाइटी है, हमारा तो जो इस्लामी निज़ाम है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा मुशर्ती निज़ाम है, वो तो दूसरों के काम आने का दर्स उससे बेहतर तो देता ही कोई नहीं है कि आपने किस तरह से दूसरों को डील करना है। वो मुआशरती तौर पर हो, वो अखलाकी सतह पर हो, वो माली सतह पर हो, वो जिस तरह से भी हो। तो अब जो मेरी सोसाइटी है यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि हम बड़े पिसे हुए हैं माशी सतह पर, हमारे जो सरकमस्टांसेस हैं ऐसे हैं, हमारे हुकूमती हालात ऐसे हैं, अफरा तफरी का आलम है, तो जो हम जितना हम अपनी ज़ात से कर पाएँ, वो मेरा मोहल्लेदार है, जैसे हमने ज़िक्र किया है कि किसी को शनाख्त करना, ढूंढना, और बिलखसूस इस सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है तबका है वो लोग हैं, वो सफ़ेद पोश लोगों का तबका है जो ना तो अपनी ज़रूरत बयान कर पा रहा है और ना ही अपना हसूल कर पा रहा है उस सतह पर। तो उन लोगों को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, और मुझसे बेहतर कौन जान सकेगा कि मेरा दोस्त किन हालात में है, मेरे करीबी लोग किन हालात में हैं। आपको देखना होगा, ये मुझे देखना होगा। हमारी रसाई उन दोस्तों तक नहीं है, आपकी है। बिल्कुल। और आप इस पोजीशन में, तो इस सतह पर जब मैं जानता हूँ और मैं उस पर भी चुप साध कर बैठा हूँ, तो ये मेरी अखलाकी पस्ती का शिकार हूँ मैं खुद, या फिर यहाँ कह लें कि खुद गर्जी है। हम लोग मौके तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, दूसरों को ही देखते नहीं, दूसरों को ही देखते नहीं रहना चाहिए, खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। मुझे मेरे एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनसे किसी ने पूछा कि कौन सा म्यूजिक, कौन सा साउंड जो है ना वो हराम है, तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि अमीर के घर के किचन से जो बर्तनों की खनखन होती है ना, बिल्कुल, और वो गरीब के घर से सुनाई देती है, वो हराम होती है। और वो उसके लिए ये नहीं है आप किसी के हमसाए हों। अब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्टेटस लगाते हैं कि मैं ये खाना खाने जा रहा हूँ। बिल्कुल भाट साहब, ये मेरे जहन में यही बात आ रही है। यकीन करें कि आप कोई भी खाना खाते हैं, आप उसको शो ऑफ करवाते हैं, आप अपने ऐसे अजीज़ व अकारब को, अपने दोस्तों को, कि जो इस काबिल नहीं हैं, तो यकीन करें कि अगर आपको उनको शो करवाते हैं और आपको वो, आप उनको नहीं खिला सकते, तो आप किसी का दिल जो है वो दिल आज़ारी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ देख के वो दिल ही दिल में उसका क्या गुजरता, क्या सोच रहा यार मैं नहीं खा सकता, ये खा रहा है। तो अगर तो जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी है अली नारू ने, कि वो अच्छा पहनावा करते थे कि लोग मुझसे उम्मीद कर सकें कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो अगर तो आप इस नीयत के साथ आप लोगों के साथ उठना बैठना, अपना पहनावा अंदर की तो अल्लाह ताला को पता ना आपने क्यों अच्छा पहनावा पहना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो अगर तो आप कर सकते हैं इस तरह कि आप लोग, कोई आपका दोस्त, कोई आपका अजीज़ आपसे कोई उम्मीद लेकर अगर आता है, आप अगर इस काबिल हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, इसके बावजूद आप अगर हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं ज़ाती तौर पे ये सोचता हूँ कि ये रोज़े आखिरत हमें ये सवालात होंगे कि आप इस काबिल थे, ये आपका अजीज़, आपका ये दोस्त आपके पास आया था, तो क्यों नहीं आपने। और ये मुआशरती सतह पर गोरे इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अमीर लोगों को, जो मुतवस्सित तबका है, वहाँ पर रहने की इजाज़त तक नहीं है कि आपका जो रहन सहन है वो उनके ऊपर गिरा गुजरेगा। आप अपने बच्चे को कोई खिलौना दिलवा रहे हैं, कोई अच्छी आसाइश दे रहे हैं, लग्जरी लाइफ है आपकी, तो उन लोगों के लिए आप लोगों का जो रहन सहन है वो उनको मुतासिर करेगा। और ऐसे जो एहसासे आप कह लें कि एक शर्मिंदगी है, या यूँ कह लें कि वो उस सतह पर नहीं जी पा रहे, तो आप लोगों को अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पर रहना। ये इस कदर ज़्यादा मुआशरती आप कह लें कि डिवीज़न आ चुकी है, तकसीम आ चुकी है, लोग इस कदर ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि आप अहले सरवत हैं तो आप वहाँ उन सोसाइटीज़ में ना रहें जहाँ पर। इसी वजह से ये हमारा एक जो मुआशरा है ना वो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, जैसे अली नारू बता रहे हैं कि जो फाइनेंशियली एक जैसे पोजीशन रखते हैं, दे आर टेंड टू लिव नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक ही साथ वो रहते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गरीब का घर है, फिर एक बहुत बड़ी कोठी है, फिर उसके बाद गरीब का घर है। ऐसा नहीं, अमीरों के घर होंगे तो अमीरों के घर एक सोसाइटी में होंगे, गरीब बेचारे एक झुग्गी की तरफ एक साइड में रह रहे हैं। वो इसी वजह से होता है कि यार मतलब दिल आज़ारी किसी के ना हो, और कुछ इलाके भी इस तरीके से हो गए, उन इलाकों के जो कीमतें भी इस वजह से हो गई। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में आपका होस्ट शराज बट आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को भी आगे,
और अब हम बात करेंगे कुछ रेट लिस्ट के मुताबिक, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतें जो हैं वो क्या होती हैं, मार्केट के अंदर आपको सब्जियों की कीमतें क्या मिल रही होती हैं। फ्रूट्स के हवाले से बात करें, गोश्त के हवाले से बात करें, मटन के हवाले से बात करें, बीफ के हवाले से बात करें, अंडों के हवाले से बात करें, तो आज के रेट्स क्या रहेंगे जानते हैं हमारे सेगमेंट आज के भाव में। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें आगाह करेंगे आज की कीमतों के हवाले से। अब्दुर्रहमान बताइएगा आज रेट लिस्ट के मुताबिक क्या कीमतें रहेंगी। जब बात करें सब्जियों, फलों, ब्रायलर मुर्गी की कीमतों के हवाले से तो आज यहाँ पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 461 रुपये पर बरकरार है। आलू 14 रुपये कमी के बाद 132 से 118 रुपये किलो हो गया। प्याज 128 रुपये किलो का, जबकि टमाटर 145 रुपये किलो। अदरक चाइना 420 रुपये में बाज़ार में, जबकि 580 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 670 रुपये, लीमू चाइना की कीमत 55 रुपये, सब्ज़ मिर्च 85 रुपये, बंद गोभी 85 रुपये, फूल गोभी 95 रुपये, घिया कद्दू 120 रुपये किलो, शलजम 30 रुपये का, जबकि बाज़ार में 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से खीरे 95 रुपये किलो पर है, गाजर 65 रुपये किलो, करेला 20 रुपये कमी के बाद 165 से 145 पर आ गया। तमाम बाज़ार में 170 से 200 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन 65 रुपये, टिंडी 70 रुपये, पालक 30 रुपये किलो की फ़रोख्त की जा रही है। ये तमाम मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी किए गए हैं, एक्चुअल में बाज़ार में हर चीज़ 10 से 20 रुपये किलो तक महंगी फ़रोख्त हो रही है। जी, जो कि हमें आगाह कर रहे थे आज की कीमतों के हवाले से, आज के भाव क्या रहेंगे। अब आप फुली इक्विप्ड हो चुके हैं। अब आप जब दुकान पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि सब्जियों के रेट्स क्या हैं, फ्रूट्स के रेट क्या हैं, चिकन के रेट क्या है, मटन का रेट क्या है, बीफ का रेट क्या है, अंडों का रेट क्या है, ताकि आप नेगोशिएट कर सकें। और कीमतों में ख़ास तौर पर आप जब तक इक्विप्ड नहीं होंगे, पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि आपको कीमतों का पता हो। बसूरत दीगर आपको जो दुकानदार का दिल करेगा वो आपसे भाव जो है वो लेगा। तो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जिस तरीके से हमने देखा कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट कमेटी मौजूद है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, डीसी ऑफिस में वो रिपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे शहर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर क्राइम को भी कंट्रोल करने के लिए हमारी पुलिस मौजूद होती है, जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक कर रहे होते हैं। हम सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं, और क्राइम को कंट्रोल करने में वो अपना भरपूर कलीदी किरदार अदा कर रहे होते हैं। और इस किरदार के अंदर मज़ीद कितनी बेहतरी की गुंजाइश है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वो कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ बड़े ही स्पेशल हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। उनका तारुफ आपको करवाता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम। वैसे वो तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ बराजमान है। बिना किसी ताख़ीर के उनका आपको तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान आदिल साहब, जो कि CPO फैसलाबाद हैं। कामरान आदिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। माय प्लेजर जी। सवाल में कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत। उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल साहब। तैयब साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, कामरान साहब, आपसे ही गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा। अभी मैंने इंट्रो में बताया कि क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस का बड़ा किरदार है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में शहरियों को और उन तक जस्टिस पहुँचाने में। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक और बात ये भी कही कि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आपको कहाँ लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त इम्प्रूवमेंट की क्या कहाँ ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल है जी। क्राइम के अगर आप फिगर्स देखें तो पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैंने कभी भी ये फिगर्स की बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि फिगर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है एहसास तहफ़्फ़ुज़। वो इबलाग का मसला है, वो कम्युनिकेशन का इशू है कि आप जो मिन्नतें कर रहे हैं, जो आप रातों को जाग रहे हैं, वो बात एक्चुअल आम आदमी तक पहुँच जाए। सही। बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा जोर अब दिया जाता है रीअश्योरेंस पुलिसिंग पे, कि आम आदमी तक उसको ये पता लगे कि ना सिर्फ मेरा ऊपर नीचे नंबर नहीं हो रहे, बल्कि मुझे महफूज भी बनाया जा रहा है। और इसका एक इंडिकेटर स्ट्रीट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम में हमने काफ़ी अपने मुंह से वो मुनासिब नहीं लगता, लोग उसकी बेहतर बात कर सकते हैं। ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, कम हुआ है, डिसेंट लेवल पे गया है, और नीचे आना चाहिए, उसकी गुंजाइश मौजूद है। उसमें अभी भी पॉकेट्स ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे फिर भी कभी कभी ट्रिगर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन नंबर 1 इंडिकेटर ये है। फिर हमारी पॉपुलेशन के हवाले से एक बड़ा इंडिकेटर जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है। आपका 50% आपकी बेटियाँ हैं, और अब वर्किंग वूमन की तरफ हम जाएंगे, जो इकॉनमी सुकड़ रही है, तो घर में एक फ़र्द एक पहले कमाता था और सारा ख़ानदान बैठ के खाता था। अब घर के सब फर्द निकलेंगे और काम करेंगे, जिसमें ख़वातीन भी होंगी, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक्स से सीधी तो उसके लिए भी हमें तैयार होना है, और वो भी एक बड़ा इंडिकेटर है।
आपकी परफॉर्मेंस का और काम का। मैडम सीएम ने ये किया कि उन्होंने आईजी साहब के साथ मिलकर पुलिस के KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए हैं, जिनके अंदर, और वो मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। उसके अंदर उन्होंने मेजरेबल चीज़ें बनाई हैं और मकसद ये, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एहसास तहफ़्फ़ुज़ का इबलाग हो, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। ये बड़ा चैलेंज है। हमारी बहुत सारा एफर्ट होता है, लेकिन अगर आप हमारी इबलाग देखें तो कभी आप लिखा होता है कि जी 2 PO पकड़ लिए। आम आदमी को नहीं पता कि PO क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, इश्तिहारी क्या होता है, इश्तिहारी कैसे बनता है, वो किस चीज़ का इश्तिहारी है। आपने फाइनेंशियल क्राइम का अगर इश्तिहारी पकड़ा है तो उसका स्ट्रीट क्राइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इबलाग का और एहसास तहफ़्फ़ुज़ का जो एक फीलिंग है एक आम आदमी को, आसानियाँ पैदा करने का, उनके लिए उन्हें आसान, उनके जो पुलिस रिलेटेड जब भी उनका इंटरेक्शन वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हमने खिदमत मरकज़ नया बनाया है। अगर आपने फैसलाबाद का खिदमत मरकज़ नया देखा हो, ये एक बड़ा चैलेंज था जब आईजी साहब ने मुझे यहाँ पे भेजा। उन्होंने RPO साहब को भी कहा कि यहाँ पे एक अच्छा खिदमत मरकज़ होना चाहिए। ये शहर इस वक्त 1 करोड़ की आबादी से ज़्यादा का शहर हो गया। ऑफिशियल इसकी आबादी 9.2 मिलियन है, जिसका मतलब है 1 करोड़ से ऊपर का शहर है। स्केल्स का इशू है। आपका फैसला जो उसके स्केल पे जाता है, उसके स्केल आपको अप स्केल करनी पड़नी चीज़ें। तो हमने खिदमत मरकज़ बनाया। खिदमत मरकज़ में का कॉन्सेप्ट ये था कि आम आदमी को थाने में ना जाना पड़े, उसको नॉन पुलिसिंग सर्विसेज के लिए सीधा वो खिदमत मरकज़ आए, और वहाँ पे कोई 14 के करीब सर्विसेज हैं जो पुलिस वाले हम दे रहे हैं। उसका हमने एक अच्छा मॉडल तैयार किया है, वो बड़ा वेल रिसीव्ड है। उस पर फिर हम बार कोड लगाया है, लोग अपनी सेटिस्फेक्शन भी देते हैं उसको भी। जी बिल्कुल, हम साथ फीडबैक साथ ले रहे हैं, हर एक सर्विस की फीडबैक ले रहे हैं। इवन हमने थाने में भी ये काम किया है, FIR के ऊपर बार कोड लगाया जिसको आप स्कैन करके अपनी फीडबैक दे सकते हैं। चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर तब्दील हो रही हैं, तो ये मुझे बताएगा। लेकिन स्टिल पुलिस इज़ नॉट अ मैजिशियन। लाइक वो ये नहीं कर सकते कि आपकी बाइक चोरी हुई है तो 2 घंटे में आपकी बाइक हाजिर हो जाए, ऐसा नहीं होता। दे नीड, उनको भी सोर्सेज चाहिए ना। आप इसमें बताइएगा कि ये जो सेफ सिटी है किस हद तक हेल्प कर सकता है पुलिस को टू बेटर देयर परफॉर्मेंस। शुक्रिया शिराज। इस तरह भी आपने बात की कि पुलिस मैजिशियन नहीं है कि फील फोर्ड चीज़ों को रिकवर कर ले, क्राइम डिटेक्ट कर ले, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद में पिछले आप 5-6 माह में देखें, कोई भी हीनियस क्राइम, कोई मेजर क्राइम जी ऐसा नहीं जो डिटेक्ट ना हुआ हो। हाँ वो रॉबरी मर्डर हो, हाँ वो ब्लाइंड मर्डर हो, हाँ वो खुदा न ख्वास्ता डबल मर्डर हो, तमाम जराइम ट्रेस हैं। और सबसे मज़े की बात, ज़्यादातर जो डबल मर्डर, ब्लाइंड मर्डर और डकैती मर्डर हैं वो देहाती इलाकों में हैं। वहाँ पे पुलिस के पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है, CCTV फुटेजेस मौजूद नहीं है। शहर में आपको कहीं ना कहीं कैमरे से आपको कल्प्रिट्स जाते नज़र आ सकते हैं, आप उनकी बाइक से, गाड़ी से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ये चीज़ें भी मौजूद नहीं। खोजी एक वक्त में हुआ करते थे, अब वो भी नापेद होते जा रहे हैं। उसके बावजूद एक भी केस फैसलाबाद में ऐसा नहीं जो डिटेक्ट ना हुआ हो। अब बाइक स्नैचिंग है या मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम की हम बात करें तो उम्मीद है इंशाल्लाह 1 जनवरी से ये सेफ सिटी एक्टिव हो जाएगा। उसमें जो कैमरे सिटी एरियाज़ में लग रहे हैं शराज, उसमें इंशाल्लाह 98% जो कल्प्रिट्स हैं वो कहीं जा नहीं सकेंगे। सिटी में जिसने वारदात करनी है, सिटी गुजर के ही कहीं बाहर जाना है उसने, वो लाजमी डिटेक्ट होगा। आपकी ई चालाने उस पर आ जाएगी। जो आपको बेहंगम ट्रैफिक नज़र आती है, लोग वार्डन के रोकने के बावजूद, इनको एजुकेट करने के बावजूद स्टॉप लाइन पे नहीं ब्रेक लगाते, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको खाली नहीं छोड़ते, ये चीज़ें भी जब ई चलानी होगी वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ सेफ सिटी में एक्साइज का पूरा डाटा मौजूद होगा। रोड पे जाती गाड़ी आपको उसकी बता देगा आपका कंप्यूटर कि ये गाड़ी लाहौर से चोरी हुई गाड़ी आपके शहर में चल रही है, आप उसको फौरी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इन मौजूदा जो अफसरान हैं हमारे RPO साहब और CPO साहब, इनकी बड़ी काबिश है कि सेफ सिटी बड़ी स्पीड के साथ काम हो रहा है। उसकी अब पीछे ऐड भी आ गया था, उसकी रिक्रूटमेंट भी हो रही है। उसमें जो स्टाफ है पुलिस की ऑलरेडी नफरी वहाँ पर मौजूद है, जो बंदे वो काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है और इस दुआ भी है कि ये जितना जल्दी हो सके एक्टिव हो जाए, और फिर जो पुलिस के पास इंतहाई कम रिसोर्सेज हैं उसको ये थोड़ा सा फिल कर देगा। उसकी थोड़ी सी जो ब्लैंक चीज़ें हैं वो उसको आगे ले आएगा। और जिस तरह CPO साहब ने बताया कि क्राइम कंपैरेटिवली लास्ट ईयर की निस्बत कम है, इसमें जो अहम तरीन बात यह है कि लास्ट साल की निस्बत स्ट्रेंथ कम हुई है। लोग रिटायर हो गए हैं, लोग एक्स पाकिस्तान लीव पे कुछ चले गए हैं, कुछ बीमार हैं वो मेडिकल लीव पे हैं। और हमें अगर फैसलाबाद में स्ट्रेंथ मिलती भी है तो कभी 200 प्लस इसके अराउंड ही मिलती है।
उस 200 जो प्लस है उसमें ड्राइवर कांस्टेबल भी है, उसमें आप देखें आपका ट्रैफिक वाले भी शामिल हैं, सारे मिला के। लेकिन रिटायर उससे सर आई कैन इमेजिन कि इतने सोर्सेज के साथ भी अगर आप इतने बड़े शहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अगर आपको सोर्सेज मिल जाए प्रॉपर, जो जिस तरीके से इक्विप्ड हो जाए पुलिस उस तरीके से जैसा से होनी चाहिए, सपोज टू बी, तो मेरे ख्याल में फिर पीपल विल फील मोर सिक्योर। जी, ये रिसोर्सेज का तो हमेशा से इशू रहा है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा, मैंने जो बात आपसे फ्रेम की और मैं दोबारा उसकी तरफ आता हूँ, वो आपका शोबा है, वो है कम्युनिकेशन। आप बहुत अच्छा काम करें और मेरे पास डबल नफरी हो इससे, लेकिन आम आदमी को जो सड़क पे चल रहा है उस तक ये ना पहुंच सके बात, तो ये बहुत बड़ा गैप है। आपने चूँकि सवाल पूछा था कि क्या बेहतरी हो सकती है, मुझे लगता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। उसमें मैं सिटी 41 को देखता हूँ, बहुत मॉडर्न आगे आके डिफरेंटली चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस यहाँ पे होते हैं, लाहौर भी नौकरी की और इस्लामाबाद भी जॉब की, पिंडी में भी काम किया, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के लोगों से जब बात होती है तो वो ग्रॉस एनालिसिस करते हैं कि जी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्राइम इतना बढ़ गया। वो ये नहीं देखते इसमें से कौन सा गुड पुलिसिंग का फिगर है, उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मसलन आज से 20 साल पहले रेप का एक मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था, तो क्या इसका मतलब है रेप नहीं होता था? एक पर्चा नहीं दर्ज होता था, रेप उस वक्त भी होता था, रजिस्टर नहीं होता था। अब बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो ये गुड इंडिकेटर है। अगर इसके मुकदमे बढ़े तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन की लेयर जो है ख़वातीन के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, इवन छोटे बच्चों के लिए, अब तो आपकी जो रेप की डेफिनेशन है वो जेंडर न्यूट्रल है। अब तो बच्चे के साथ भी रेप हो सकता है, लड़के के साथ भी रेप हो सकता है। तो ये अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है। नथिंग गोज अनचेक्ड, हम ये कह सकते हैं। हर चीज़ जो है ना वो क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट आप किसी मुल्ज़िम को ये दे सकते हैं कि वो रिकॉर्ड पे ना आए। जैसे भी इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब सेफ सिटी का आ जाएगा कैमरा, लग जाएंगे आर्टरीज पे, मेन रोडों पे लग जाएंगे, तो अब सिस्टम में वो आ जाएगा, ट्रैक हो सकेगा। वो अगर मेन रोड पे चढ़ा तो छुप नहीं सकता वो, और बहुत सारे लोगों को उसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कम्युनिकेट करके वहाँ तक पहुँचाया जाए। आप 3 टाइम्स नफरी दें मुझे और मैं लोगों से कनेक्ट ना कर सकूँ, इसलिए कम्युनिटी पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, खुद रीच आउट करते हैं। रूरल एरियाज़ में हम कोशिश करें कि चकूक के लेवल पे जाएं। यहाँ पे आपको पता है बुनियादी इकाई फैसलाबाद चूँकि कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट है, तो चकूक यहाँ पे बने हुए, चक बने हुए, उन तक जाएं और वहाँ पे ऑर्गेनाइज करें। ठीकरी पैरा आपने देखा पीछे बड़ी डेंस किस्म की फोग थी, स्मोक और फोग का मिक्स चल रहा था, और डाकू नाके लगते हैं। उसको रोकने के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर रह जाएं। कितने चकूक हैं, हर जगह पे पुलिस को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी में भी तब आप पे ट्रस्ट करती है जब आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ थ्रू मीडिया, क्योंकि मीडिया पे लोग ट्रस्ट करते हैं। मीडिया की अपनी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा आउटरीच पे बड़ी मेहनत ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ ट्रायंगल, एक तरफ आवाम है, दूसरी तरफ पुलिस है और तीसरी तरफ जो है वो मीडिया है। तो आपने जो बात पहुंचानी है आवाम तक वो मीडिया के ज़रिए ही पहुंचानी है। मीडिया कैन पोर्ट्रे इट इन अ पॉजिटिव वे और वो उसको नेगेटिव वे में मनफी भी चीज़ों को जो है बना के पोर्ट्रे कर सकती है। तो इट्स द चांसेस आर ऑलवेज देयर। तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। सीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल साहब मौजूद हैं, तैयब मकबूल साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, लोगों को कम्युनिकेट करने के हवाले से, लोगों को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपने कम्युनिकेशन की बात की, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ इस हवाले से कि हम पुलिस की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, बल्कि पुलिस, मीडिया एंड पीपल, जनरल पब्लिक। तो इसमें जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई नाका लगाया जाता है, मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो बजाय ताउन करने के उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों मेरे लिए लगाया गया है और मैं ट्रैफिक ब्लॉक के अंदर वो जो फंस गया हूँ और मुझे रोका जा रहा है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, ये गाड़ी मेरे नाम पर है, मुझे क्यों चेक किया जा रहा है, मेरे कागज़ क्यों चेक किए जा रहे हैं। दे फील इंसल्टिंग। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर लोगों को भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो नाका लगाया जाता है। इट इज़ नॉट समथिंग टू डिस्टर्ब यू। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरा ये तजर्बा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज़्यादा मसाइल आते हैं। अनपढ़ आदमी, आप मेरे साथ नाके पे खड़े हो जाए, अनपढ़ आदमी जो कि उसके पास प्री कंसीव्ड आइडियाज़ कोई नहीं है, तो वो कहता है जी बाबू जी बताएं
हम उसे कहते हैं कागज़ चेक कराओ, कागज़ चेक कराता है, वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। ये इशू ज़्यादा हमें देखने में आया, और ये इसलिए आया कि हम रीच आउट नहीं कर पा रहे कम्युनिटी को, पढ़े लिखे लोगों को, और प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, एनेक्डोटल नॉलेज है। आप किसी से पूछें वो अपना बताएगा। मैं कई मरतबा जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, बात करते हैं लोगों के साथ, तो मैं उनसे पहला एक सवाल ये पूछता हूँ कि क्या आप घर से यूनिवर्सिटी असला लगा कर आए? कहते नहीं। अगर वो असला लगा के नहीं आए तो कहीं पे कोई पुलिस वाला काम कर रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, वरना आप एग्जैक्टली इतना ऐसे तो नहीं हो Carefree सकता आप घूम रहे हैं। केयर फ्री। फिर दूसरा मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ। ठीक है, तो वो एक आधा ही हाथ खड़ा होता है। ठीक है, और वो भी आमतौर पर करेक्टर सर्टिफिकेट की हद तक होता है। गुजारिश ये है कि कम्युनिटी के साथ कनेक्ट और ट्रस्ट का जो एक इशू है वो कॉलोनियल हम उससे नहीं निकल सके। वो आज भी वही है कि ये तो हमें पकड़ने के लिए खड़े हुए हैं, ये तो हमें ख़राब करने के लिए खड़े हुए हैं। यस, पुलिस में काली भेड़े हैं, यस पुलिस में गंदे लोग हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मफरूज़ा बना लें, आप बुनियाद ही ये बना लें, आपका राइट हैंड एनालिसिस ये हो कि ये जो सामने खड़ा हुआ है ये सिर्फ मुझे तंग करने के लिए खड़ा हुआ है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी की राय, उनकी ओपिनियन तब्दील करने के लिए एक टिकटॉक की वीडियो काफ़ी होती है। एक पुलिस वाला जो है वो इस तरह की कोई हरकत कर दे, वो लगता है, और नीचे जी लाइन लगी होती है कमेंट्स की, जी पुलिस डिपार्टमेंट तो है ही ऐसा, पुलिस तो है ही ऐसी। तो मैं चाहूँगा तब इसको भी रोशनी डालेगा कि इसमें ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शराज, अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात पहले भी की थी जी जी, कि हमारी जो पुलिस की नफरी पुलिस स्टेशंस में काम कर रही है, वो उसकी तादाद 3000 से भी कम है। इन पर अदरवाइज़ बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज़ के यहाँ पर दफातर हैं, उनको सिक्योरिटी पुलिस दे रही है, जबकि खुद भी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। अभी पिछले 2-3 माह पहले FBI के कांस्टेबलान की भर्ती हुई, तो उसकी जो रनिंग टेस्ट था PSCT में, उसकी सिक्योरिटी देखने के लिए भी पुलिस ही गई थी, जबकि उनके ऑलरेडी खुद भी कांस्टेबलान मौजूद होते हैं। FIA की भर्ती होती है, खुद लॉ इन्फोर्समेंट फेडरल एजेंसी है, उनकी भर्ती हो, उनके दफ्तर हो, उनको गार्ड पुलिस सिक्योरिटी वही देती है। जेल की इंटरनल अपनी सिक्योरिटी है, उनकी अपनी पुलिस है, उनके इस तरह के हर रैंक का DIG IG तक ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनकी भी पुलिस की एलीट की गाड़ियाँ उनके जेलों के बाहर खड़ी हैं। पुलिस के से वो ड्यूटियाँ भी ली जा रही हैं। मैं समझता हूँ जो अगर ना ली जाए, ज़्यादा नफरी थानों में खप जाए, तो मज़ीद क्राइम और कम हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, हमारे तकरीबन फैसलाबाद पुलिस के 800-900 के अराउंड ASIs हैं। अच्छा, उनमें अब 350 के लगभग सब इंस्पेक्टर्स हैं, 80+ हमारे इंस्पेक्टर्स हैं। अब देखें, IOs जो हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन मार्क होती है। अब भी वो 5 की इन्वेस्टिगेशन आज मुकम्मल करते हैं, तो चूँकि रजिस्ट्रेशन फ्री है, फौरी है, अगले दिन 10 मुकदमात ऐड होकर उनको फिर तफ्तीश मिली होती है। अफसरान ने भी उनको खींचा हुआ था कि आप लोग चालान जमा नहीं करवा रहे। अदालतों से भी होता है बार बार के चालान अभी तक क्यों नहीं आया, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से भी होता है चालान क्यों नहीं आया। अब आप बताएं, एक ASI जिसने गश्त भी करना है, जिसने तमाम लोकल अदालतें यहाँ पर जुडिशरी मुकामी के साथ साथ आपने हायर कोर्ट्स में भी जाना है, ठीक है, आपने अफसरान की मीटिंग्स भी अटेंड करनी है। कोई ऐसा हीनियस केस है जिसमें खुद आपको ऑफिसर ने बुला लिया, वहाँ पे आप लोग खड़े हैं, पार्टियाँ लेकर भी गए हैं, आपकी बारी का वेट भी कर रहे हैं, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। वो किस तरह 300-400 इन्वेस्टिगेशन के साथ इंसाफ कर सकता है? फिर उसको सजाएं भी आप लोग देते हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद जहाँ सीटें बढ़ी हैं, वहाँ पे इन बेचारों के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादा जुल्म हुआ। अब सर्कल ऑफिसर भी इनकी रिपोर्ट बनाएगा, जो टाउन ऑफिसर है उसके पास इख्तियार है सब इंस्पेक्टर तक, वो सस्पेंड भी करेगा, डिसमिस भी करेगा। SSP ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, CPO साहब, RPO साहब, ठीक है। ये हायरार्की बढ़ने से इन पर बर्डन ज़्यादा हुआ है। और अगर रजिस्ट्रेशन फ्री की है कि फौरी होने चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ उस हिसाब से बढ़ी नहीं, रिसोर्स उस हिसाब से बढ़े नहीं। आज भी पुलिस के पास उस तरह की गाड़ियां हैं कि रेड करना चाहें, सबसे करीब डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है, वहाँ से एक चक्कर नहीं आप लगा सकते उस गाड़ी पे। प्राइवेट गाड़ियाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, अपनी जेब से वो फ्यूल खर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कास्ट मिलती है, लेकिन वो इतनी माइनर होती है, वो बेचारा लेते भी शर्मिंदा होता है, वो अफसर देते भी शर्मिंदा होते हैं। हुकूमत, मैं पहले भी बात अक्सर कर चुका हूँ, कोई भी हुकूमत है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटीज़ में है, लेकिन अगर उनकी 50 प्रायोरिटीज़ हैं तो शायद ये 50 नंबर पे है। बिल्कुल सही।
हालांकि कहाँ होनी फर्स्ट चाहिए। होनी फर्स्ट चाहिए। It's supposed ये to एक be ऐसा first one. बिजनेस है लैंड ऑर्डर जिसमें आप जितनी इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको इनडायरेक्ट उतना ही आउटपुट आएगा। आपके शेयर सिक्योर होंगे, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। आप चूँकि खुद कामर्स की बीट करते हैं शराज, बहुत सारे आपके जो मिल ऑनर्स हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो चुके हैं ऐसा ही इन ऐसा। हालात की दो वजह से। यूनिट्स बाहर ले गए हैं अपने। बहुत बड़े बड़े। तो इस पर जितनी हुकूमत इन्वेस्टमेंट करेगी, दीगर जहाँ पर आप ये इमेजिन करिए सर कि लोग जो हैं वो इथोपिया जैसे मुल्क भी जाने के लिए तैयार हैं। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर बिकॉज वहाँ पर 4 रुपये बिजली है, सिक्योरिटी वहाँ बहुत ज़बरदस्त है, तो दे फील सिक्योर। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर बात करें, चेंजेस आई हैं, बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। हमारे साबिक वज़ीर आला जो हैं उन्होंने थाना कल्चर को तब्दील कर दिया है। अब आप थाने के अंदर एंटर होते हैं, आपको लगता ही नहीं है वही थाना है जहाँ मैं पहले आया था। तो उसके चेंज हो जाने से कितनी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। जो थाना कल्चर जो बड़ा ऑब्सोलेट हो चुका था वो चेंज हुआ है। अब हम देखते हैं थाने के ज़्यादा बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक सी फीलिंग आती है आपको, थिंग्स आर गोइंग डिजिटलाइज्ड। तो इन चीज़ों के तब्दील होने से किस हद तक बेहतरी आई है? जी, ये मैं यही आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि कोई या तो थर्ड पार्टीज़ की एवेल्युएशन करे। जो तैयब साहब बातें कर रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने उन बातों को हाईलाइट किया। ये तो हमारे स्टैंडर्ड इश्यूज़ हैं और ये इसमें तो देयर आर नो टू ओपिनियंस कि इसको प्रायोरिटी नंबर 1 होना ही होना है, अदरवाइज़ हम आगे नहीं चल सकते। इकॉनमी का भी बड़ा गहरा ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, अमन आमा के इशूज़ के साथ है। पर्चों की रजिस्ट्रेशन में जिन्होंने बात की, बहुत सारा सिविल मैटर, रिकवरी के मैटर्स, फाइनेंशियल क्राइम, वो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, हमारे पर बहुत बड़ा बर्डन है। जो बिल्कुल उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि फ्री एंड हमारी फ्री रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, फेयर रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है। इन सारी बातों के बीच में रहते हुए, चूँकि ज़ाहिर बात है ओवरनाइट तो ये होना नहीं है, इट इज़ या इस पर तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान आए, कानून में बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, वो साथ साथ होती जा रही हैं, होती हैं, कभी फिर रिवर्स भी हो जाती हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जो चलता रहता है सोसाइटी के साथ। लेकिन आईटी में पुलिस ने और ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया है और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसे सेफ सिटी की एक इन्वेस्टमेंट है। हमारे तकरीबन तमाम प्रोसेसेस, उन्हें हम सिप्स के थाने कहते हैं, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो आप बात करें, उसमें हमने इनका फ्रंट एंड बेहतर किया और वो आप जाए तो आपको अच्छी सी एक लुक आएगी कि मैं किसी अच्छी डिसेंट कॉर्पोरेट किस्म की एंटिटी से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। क्योंकि सारी चीज़ इंटरेक्शन बेस्ड है। अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा है तो आप कहेंगे पुलिस बहुत अच्छी है, अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो आप जगह जगह बैठ के कहेंगे कि मेरा बड़ा अगली इंटरेक्शन हुआ। तो उस पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। ये जो अपना मुसलसल इस पे काम, क्योंकि ये तो आपको लाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म प्लान, ये ओवरनाइट नहीं होना। पूरा पंजाब आपके सामने है और 2 लाख ऑलरेडी पुलिस है पंजाब की। तो आईटी का हमें लगता है कि बहुत पावरफुल यूज़ है। जितना ज़्यादा हम आईटी को यूज़ करेंगे, हमारी ये फीलिंग है, उतना ज़्यादा हम स्ट्रीट क्राइम वगैरह में, चूँकि आपको फिर प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। क्राइम में भी कई मुद्दे हैं, आप फाइनेंशियल क्राइम को अपना प्रायोरिटी बनाते हैं या आप, मेरे पास अगर आप कभी खुली कचहरिया में हम करते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं, दफातर में भी बैठते हैं, खुली जगहों पे आउटरीच प्रोग्राम्स में जाते हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 80% दरख्वास्त लैंड डिस्प्यूट्स की है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की है। 20% दरख्वास्त आपके पास आ रही है प्रॉपर जो मेरा हार्ड कोर काम है। तो वो भी आपको स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। उसमें दुनिया में तो ADR की बहुत बात होती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो क्रिमिनल साइड पे भी आपको ADR देना पड़ेगा कि दरख्वास्त सिस्टम में दाखिल होने से पहले ही पर्चे तक कई फैमिली मैटर्स भी क्रिमिनलाइज हो रहे हैं। एक बच्ची ने अपना, खुदा न खास्ता उसकी तलाक हो गई है, उसने अपना सामान उठाना है, तो लड़ाई हो रही है, वो हमारा टाइम भी ले रहा है, हम पार्टियां भी सुन रहे हैं। ये दिस ऑल हैज़ टू, वी हैव टू रीथिंक द होल मॉडल। एक प्रॉब्लम जो कि हमारे ताजरों की तरफ से, छोटे ताजरों की तरफ से, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी लोगों की तरफ से शिकायत आती हैं, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, कि हम CP ऑफिस जाते हैं, हमें बड़ा इंतज़ार करवाया जाता है और बड़े घंटों हमें खड़ा किया जाता है, उसके बाद हमारी दरख्वास्त की बारी आती है। सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज के आपके पास वक्त बड़ा कलील है, या फिर उनकी जो शिकायत होती है बड़ी गैर ज़रूरी होती है, तो बड़ी गैर ज़रूरी और बड़ी गैर संजीदा कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं जिसकी वजह से आपको फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मैं ये समझता हूँ कि हर साइल जो स्टेट की तरफ देख रहा है और पुलिस की तरफ देख रहा है, वो हमारी तो टॉप प्रायोरिटी है। ये हो नहीं सकता कि हम उनको ना देखें। प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप ह्यूमनली, अगर आपने एक तो सिर्फ आपने मार्क करना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी है, आपने खुश करने के लिए जी 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 फॉर नेसेसरी एक्शन लिख देना है। एक ये है तरीका। दूसरा तरीका ये, आपने उसकी बात सुननी है,
साथ कॉल करनी है, साथ फॉलो अप करना है, उसमें टाइम लगता है, उसमें लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है। मेरा जो ऑफिस है फैसलाबाद में, वो कचहरी के प्रेमिसेस में, वहाँ पे वकला की बहुत बड़ी आमद है, वो बिल्कुल कचहरी के साथ है। और अभी नया ऑफिस तैयार हो रहा है इकबाल स्टेडियम के ऑपोजिट, वो शायद थोड़ा सा ये रिलीफ मिले, क्योंकि वो बहुत सारे वकला भी आए होते हैं। तो ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी आई होती है, ये लोग आए होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी पुलिस के साथ ऐसी कामों में एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने आपसे कहा फैमिली मैटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, मुझे प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा ना। ये तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो बिजनेस मैन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सारा दिन बैठ के रिकवरियों के पैसों के मामला में पड़ जाऊँ, मैं स्ट्रीट क्राइम कब देखूंगा? फिर वही वाली बात जो अभी तैयब साहब कह रहे थे, अब वो उतने ही बंदे हैं, उनसे या मैं स्ट्रीट क्राइम कराऊंगा या मैं फाइनेंशियल क्राइम कराऊंगा। ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है और था। मैं लाहौर 2 दफ़ा DIG इन्वेस्टिगेशन रहा हूँ कि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइम से पुलिस को निकालना और उनको प्रॉपर मर्डर्स, बिल्कुल सही, हेनियस क्राइम की तरफ लगाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना खासा मुश्किल होता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान आदिल साहब जो कि CPO फैसलाबाद, उनके साथ साथ तैयब मकबूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तैयब हमें ये बताएगा कि आपने जैसा बात की कि सेफ सिटी अगर इंट्रोड्यूस होता है, और हमें उम्मीद वासिक है कि 2025 का सूरज जो चढ़ेगा तो हम सेफ सिटी उसको पाएंगे हम फैसलाबाद के अंदर, और फैसलाबाद विल फील मोर सिक्योर। ख़ास तौर पर हम देखें तो क्राइम्स के एरियाज़ जो हैं वो ठीकरी वाला और ये वो एरियाज़ हैं। आपको क्या लगता है फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा क्राइम इस वक्त एक्टिविटीज़ जो हैं सरगर्मियाँ कहाँ पर हो रही हैं? शराज, सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी ब्रेक से पहले जो आपकी और CPO साहब की डिस्कस हो रही थी जी। फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से। आपको पता है अब तक फैसलाबाद में अराउंड 70,000 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें से स्ट्रीट क्राइम के ओनली 22,000 हैं। बाकी अदरवाइज तमाम लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल क्राइम, आप जिसमें आप देखें चेक कर लें देर शामिल, आप एक कामर्स की बीट करते हैं। अब कुछ साल पीछे चले जाएं, लोग उधर ही बैठ के मसले का हल कर लेते थे, मार्केट के सदर के पास, मोहल्ले के किसी मोहसिन के पास। अब हर बंदा भाग के चेक की दरख्वास्त देने के लिए चला जाता है। अब पुलिस पे ये प्रेशर भी, पुलिस का काम तो ये है कि मुकदमा दर्ज किया और मामला कोर्ट के सपुर्द कर दिया, लेकिन यहाँ काम ये है कि वो रिकवरी भी करवाए। अगर 1 करोड़ का चेक करो तो पुलिस रिकवरी भी करवाए, हालांकि पुलिस की वो जिम्मेदारी नहीं बनती। आप देखें कि 22,000 वो है, दीगर जो 58,000 मुकदमात हैं वो लड़ाई झगड़े हैं, उसमें फाइनेंशियल क्राइम शामिल है, आपस घरेलू झगड़े भी शामिल हैं। मुझे याद है आज से कुछ साल पीछे चले जाए तो थाना वूमन में साल के 30-32 मुकदमे दर्ज होते थे सिर्फ, अब वहाँ पे 100+ होने जा रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह ख़वातीन अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ वहाँ पे एप्लीकेशंस दे रही हैं, अपने सास ससुर के ख़िलाफ़ दे रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन मैं चीज़ें कितनी फास्ट हो रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। स्ट्रीट क्राइम अगर देखें तो वो तीसरा हिस्सा है टोटल जो मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो सेफ सिटी जब एक्टिव हो गया तो ये 22,000 वारदातों को कंट्रोल करना कोई इशू नहीं। वो तो फिर समझो जी पीनट्स हैं, ठीक है। और देहाती एरिया में स्ट्रीट क्राइम वैसे ही कम है, सिटी में ज़्यादा स्पीडी है, बहुत ज़्यादा। कोई फौरी आपको स्नैचिंग की और भाग गया, लेकिन वो चूँकि अब सेफ सिटी एक्टिव हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। आप देखें लोगों को हम दिखाते हैं तमाम मीडिया, सोशल मीडिया कि जी ये लूटमार हो गई, अदरवाइज़ हम ये नहीं दिखाते कि अगर रेप हो रहा है उसमें कौन ज़िम्मेदार है? सिविल सोसाइटी हमारी ज़िम्मेदार है, उसमें पेरेंट्स की तरबियत ज़िम्मेदार है, उसमें स्कूलों की तरबियत ज़िम्मेदार है। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है तो उन्होंने कारोबार किया क्या, सिक्योरिटी एक दूसरे से ली, वो SOP पूरी की कि नहीं की, वो क्यों हो रहा है? घरों में झगड़े हो रहे हैं, पेशेंस की कमी है, उस पर पुलिस का क्या है? ठीक है, हम पुलिस पे ये डाल सकते हैं स्ट्रीट क्राइम आप रोकें, बात CPO साहब की ठीक है। अगर दूसरी तरफ से हमें मौका देंगे, टाइम देंगे, स्पेयर करेंगे तो हम ये रोकेंगे। अब एक अमानत में ख़यानत, वो मुकदमा दर्ज करने के लिए पूरे 15 से 20 दिन चाहिए। IO सुनेगा पार्टियाँ, फिर SHO सुनेगा, फिर DSP, फिर SP, फिर CPO साहब से अलाउड होकर आएगा, फिर मुकदमा दर्ज होगा, फिर उनकी पार्टियों की तरफ से 100 लोग आएंगे, जी इतने पैसे नहीं थे, इतने पैसे थे। वो मैं समझता हूँ टाइम का भी वेस्टेज है उसकी, और उनकी जो समझ लें रिसोर्सेज की भी वेस्टेज है, और उसका जो दिमाग ख़राब बेचारे का होगा वो अलग हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर पुलिस से कम कर दी जाएं, जो कि बस आज तक हमारे
406 अमानत में खयानत का एक्चुअल मुकदमा हुआ ही नहीं। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ये मुकदमा दें, जब उसका अब कंटेंट देखेंगे FIR का वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा कि इस पे अमानत पे खयानत लगे, लेकिन अब ऑर्डर उन्होंने देना है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करना है। अगर ये चीज़ों से पुलिस को फ्री कर दें, अलग से कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ पे कोर्ट्स अलग बना दें, जिस तरह फैमिली कोर्ट्स के अब दे दिए हैं, इस तरह को 2-4 सिविल जजों को सिर्फ फाइनेंशियल के जो मामला है इश्यूज़ वो देखने के लिए उनको हायर कर दें, और साथ में ये तय कर दें कि विद इन 90 डेज़ और 120 डेज़ इसको आपने ख़त्म करना है, इसका डिसीजन लेना है। अच्छा, मैंने नोट किया कि जिस तरह से अभी तैयब बता रहे थे कि आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, रिसोर्सेज और तादाद उतनी ही है, उतनी ही तादाद के अंदर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि सेफ सिटी के आने से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, लेकिन इसके अलावा भी पुलिस डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग? काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि एक तो हमने ट्रेनिंग्स अपने ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी शायद शुरू कराई है। अभी भी एक बर्मिंघम से पुलिस ऑफिसर आए हुए थे, हमने उनको मौका दिया कि हमारे ऑफिसर से बात करें, जेंडर पे बात करें। वहाँ पे पार्टनरशिप का एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन बाकी महकमों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करती है। सही, ठीक है, और छोटे छोटे मसाइल को जो आप छोटा समझते हैं उस मसले को भी हल करने की कोशिश करती है। और इसमें बड़ा क्लियर होता है कि इसका ताल्लुक लोगों की पब्लिक सेफ्टी से है, नॉट विद देयर फाइनेंशियल वेलबींग। आपने पैसों को से लोगों के नहीं लेके देने, आप लोगों की ईगो और अना के मसले नहीं हल करने, आपने लैंड डिस्प्यूट हल नहीं करने, आपने लोगों की सेफ्टी को मजबूत और अच्छा करना है। तो एक तो हम उनकी ट्रेनिंग पे काफ़ी काम कर रहे हैं, चूँकि एट द एंड ऑफ द डे अफराद मैटर करते हैं, इंडिविजुअल्स की क्वालिटी मैटर करती है कि हाउ गुड दे आर। तो कैपेसिटी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देंगे। एक दूसरा हमने ये कि अपना काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे नया ये बनाया है हमने, खिदमत मरकज़ बनाया है हमने अपने ऑफिसर्स के लिए, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए नया जिम बना रहे हैं। वो तकरीबन रेडी होने वाला है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और दिखाएंगे, आपको पसंद आएगा। उसमें फिर हम स्टैंडर्ड्स रखेंगे कि इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स काम करें, अपने आप को मेंटेन करें। इसी तरीके से हमने फायरिंग रेंज फैसलाबाद पुलिस की काफ़ी अरसे से मकुआना पे डिसफंक्शनल हुई थी, उसको फंक्शनल किया है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इनवाइट करूँगा कि आप लोग आएँ और वहाँ देखें कि पुलिस ऑफिसर्स अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि हमारा रेट ऑफ जो प्रोटेक्शन है और लॉस हमारा कम हो। ये ना हो कि पुलिस अफसरान को कहीं पे, और कई हमारे इनकाउंटर हुए हैं, तकरीबन 49 के करीब इनकाउंटर्स हुए हैं अब तक, बिल्कुल जेन्युइन इनकाउंटर्स। क्योंकि वो जब आप लेजिटिमेसी का इशू अगर गलत इनकाउंटर्स करेंगे तो रॉन्ग मैसेज जाएगा, पुलिस में क्रिमिनलिटी फैलती है। एग्जैक्टली। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल मेरिट पे ठीक मैं हूँ। और अभी ये जो है ट्रीट बेकरी के पास एक पुलिस मुकाबला हुआ था, 2 डाकू वहाँ पे मारे, बिल्कुल लाइव फायरिंग हुई है, सब लोगों ने देखा। Exactly. और उसमें पुलिस का लॉस नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ कि अगर आपकी फायरिंग प्रैक्टिस और सारी चीज़ें, आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी तो आप खुद भी बचेंगे और उनको भी बचाएंगे। हमने उनको, हमारे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, हमने वो पहनाना शुरू किया है, उसमें सख्ती की है। अभी यहाँ पे एक खुडियाँ बड़ाचा का एक इलाका था, वहाँ पे बहुत गैंगस्टर लोग थे, वो पूरा हमने गाँव और पूरी, पहले हमने सुबह के टाइम पे उनका, पहले हमने उनका जो एक बड़ा डॉन था वकास शाह, पहले उसको हमने यहाँ से फ्लश आउट किया, फिर जाके वहाँ विहाड़ी में उसको हमने, हमारा से पुलिस मुकाबला हुआ, हमारे DSP साहब को सीने पे गोली लगी, उसके फिर यहाँ पे बाकियात थे उनको हमने फिर फ्लश आउट किया, फिर ऑपरेशन क्लीन अप किया, एक एक घर को हमने क्लियर किया। एक घर से, ये खुड़ियावाला के करीब जी, खुड़ियावाला के करीब, जी, वहाँ पे वो मिले, खुड़ियावाला नहीं, ये खुड़िया बड़ाचा है जगह, अच्छा, खानूवाला के करीब। तो वहाँ पे हमने सारा ये काम किया। और भी अब उसके बाद बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि आप हमारे गांव या हमारी कम्युनिटी को आके चकूक को क्लियर करवाएं, एक एक घर का सर्च ऑपरेशन। तो ये हम साथ साथ मुसलसल एक्सरसाइज कर रहे हैं। फोकस हमारा ये है कि हमारा मुंह और हमारी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रीट क्राइम पे रहे, और बेटियों की इस तहफ़्फ़ुज़ जो हमारे बड़े बड़े, और ये जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे बड़ा अच्छा है, उनके पास तो फिगर भी था, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, कि 22,000 हैनियस क्राइम है, बाकी सारा तो 70,000 में से वो है। अब आप उस पर कितनी एनर्जी लगाना चाहते हैं, और उसमें छींटे भी पड़ते हैं पुलिस पे। जब आप फाइनेंशियल क्राइम के करीब जाएंगे, एक पार्टी कहेगी इन्होंने इतने पैसे ले लिए हैं, दूसरी पार्टी कहेगी इतने पैसे ले लिए हैं, तो मैं इन चीज़ों से कोशिश करता हूँ उनको निकालूँ, और हमारा फोकस इस पर स्ट्रीट है। क्राइम के ऊपर ज़्यादा रहे। ज़ाहिर बात है, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा तो हम शहर को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद शहर को किस तरीके से है जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। हमारे साथ CPO फैसलाबाद मौजूद हैं, कामरान आदिल साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कामरान साहब, हमने ग्रीन पुलिसिंग इनिशिएटिव के हवाले से बड़ा सुन रखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट जो किस तरीके से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना रही है। और ग्रीन पुलिसिंग इनिशिएटिव बेसिकली है क्या? जी, ये तकरीबन हमने अगस्त में शुरू किया था जी, मच बिफोर स्मोक एंड एवरीथिंग। और इसमें यह था कि आपने देखा कि पिछले साल एक पूरी एफर्ट हुई थी कि हमने थानों की बिल्डिंग्स को बेहतर किया था। यहाँ पे थानों के साथ बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं। जैसे डिचकोट में अगर आप जाएँ तो तकरीबन 4-5 कनाल की एरिया पड़ा हुआ है जो थाने के प्रेमिसेस का हिस्सा है। इन एरियाज़ को हमने ग्रीन करना शुरू किया है, क्योंकि ये यहाँ पे एग्रीकल्चरल ट्रस्ट है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मौजूद है। उनके कुछ प्रोफेसर्स के साथ मिलकर हमने ग्रीन पुलिसिंग इनिशिएटिव का आगाज़ किया था। तमाम थानों का एरिया मैयर किया था और उनमें हमने जहाँ जहाँ पौधे लगा सकते हैं, एक एक पौधा, एवरी प्लांट मैटर्स, ये आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए लगाना है। हमारे पास चूँकि मैन पावर होती है तो वो फाइनेंशियल क्राइम में भी बहुत बिजी होते हैं, तो मैं साथ में ये भी कोशिश करता हूँ कि वो फाइनेंशियल क्राइम पे थोड़ा सा टाइम हमें भी दें और किस तरफ लगाएं, इधर भी लगाएं, पौधे भी लगवाएं। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने साथ साथ एक शुरू किया। उसके साथ बाद में स्मोक की पूरी कैंपेन, लाहौर में तो ग्रीन लॉकडाउन लगा, आपको पता है, तो उसके साथ अभी हमने जब ये स्मोक पे हुआ तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट साइड पे बहुत सारा काम किया। काफ़ी सारी FIR दी जहाँ धुआं निकलता है, स्टबल बर्निंग होती है, वो सारे के सारी जगहों पे पुलिस का बड़ा रोल है। तो क्लाइमेट के साथ अपने आप को बड़ा रेलेवेंट किया है। तो पुलिस इस हवाले से बड़ी वाइब्रेंट और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है कि नई चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करती है। बिल्कुल, ये इतना ज़रूरी है। मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ वो किस तरीके से माशरती जिम्मेदारियों को भी जो है वो निभाती चली जा रही है पुलिस। तो मैं तैयब साहब आपसे भी इसी पर बात करना चाहूँगा कि ग्रीन पुलिसिंग, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, बट दे आर स्टिल डूइंग इट। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है। शराज, अब जो है ना पुलिस की ज़्यादा फोकस IG साहब का, अफसरान का कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जा रहा है। आप कम्युनिटीज़ को अपने साथ एंगेज करें। आप देखा होगा कि ये अक्सर आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को प्लेटफॉर्म में लिया है। कई बार आते हैं कि आपके मसाइल क्या है, बताएं हमें, स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए आप भी तजावीज़ दें और हम ये कर रहे हैं। इसी तरह आम पब्लिक के साथ डेली बेसिस पे जब CPO साहब की 2 घंटे खुली कचहरी होती है, आपके ऑफिस में सुनते हैं, आप यकीन करें तांदलियाँ वाला कहाँ से लोग आए होते हैं कि हमारा ये मसला। कम्युनिटी को जितना ज़्यादा इंगेज करें, ये भी एक उसी का हिस्सा है, कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है कि आप जो कर रहे हैं इनिशिएटिव, उसमें जितने आप पौधे लगाएंगे। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि हर हुकूमत में ये आता रहा जी हम 1 अरब पौधे लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। अब फैसलाबाद में देख लें, पौधे लगाने के लिए एक डिपार्टमेंट मौजूद है। अलग से क्या लगाने हैं, जो पिछले हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं है। आप बागे चनाई ले लें, आप कहीं अंदर वाक करने जाएँ तो आपको बहुत सारे पौधे ख़राब होते नज़र आएंगे। उस पर ये फोकस कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को वो काम करवाए जाते हैं, कहीं पे आग लग गई, पुलिस वहाँ पे फौरी पहुँचेगी, रेस्क्यू लेट हो जाएगी, पुलिस पहले वहाँ पहुँचेगी, किसी की छत गिर गई, पुलिस वहाँ पे अलग से पहुँचेगी। किसी शख्स ने जो है रैंडमली एक सुसाइड करने की कोशिश की, जहर खा लिया, वो हॉस्पिटल पहुँचता है, केस को करते हैं, जो पुलिस केस है, सबसे पहले पुलिस को बुलाएं। दे हैज नथिंग टू डू विद दैट पर्सन, उसका पर्सनल मामला, लेकिन उसके बावजूद ये हमारा एक कल्चर बन चुका है। तो ये एक बड़ा, मैं सर चाहूँगा कि आप फैसलाबाद की आवाम के लिए, फैसलाबाद, बिकॉज ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन वी हैड, हमने जितनी भी बातें की है, जितनी भी हमने गपशप की है, एवरीथिंग बॉयज डाउन टू वन थिंग, द वन थिंग इज़ कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा एक पैगाम हमारे फैसलाबाद के शहरियों के लिए और लोगों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये चाहता हूँ कि फैसलाबाद पुलिस शुड इमर्ज एज अ ब्रांड। जैसे NYPD की बात करते हैं, इसी तरह फैसलाबाद पुलिस एक नाम होना चाहिए, लोगों को उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप इसको ओन करें। ये आपकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चे बच्चियाँ जो आपके साथ सारा दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ये आपके बच्चे बच्चियाँ हैं, इनको ओन करें, इनसे अच्छी उम्मीद रखें। गंदे लोग ज़रूर हैं, पर आप अगर हर वक्त यही सोच लें कि सारे ही गंदे हैं तो दैट्स नॉन स्टार्टर, फिर तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता कुछ। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ गंदे हैं, जैसे हर महकमे में है पाकिस्तान में। तो अगर ये आप सोच लें और इसको ओन करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी तब्दीली आएगी। मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि फ्यूचर यही है कि हम लोग अब खुद अपनी चीज़ों को ठीक करें, और हमने खुद ही करना है, किसी ने बाहर से आके नहीं करना। बहुत जगह में आप बैठते हैं, लोग बातें करते हैं, इधर मुल्क में कुछ भी नहीं है, तो भाई कुछ भी नहीं है तो व्हाट आर यू डूइंग है। हम अपना वहाँ जरा 2 दिन गुजार के तो देखें, अपना मुल्क याद आना शुरू हो जाता है। जी, आपको अच्छा खासा याद आएगा वहाँ पे। अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सारी इज्जतें, आपकी सारी रिफतें, आपके सारा
जो भी आप अच्छे बुरे हैं वो यहीं से, बहुत सारे लोग पीएचडी करके वापस पाकिस्तान आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहीं पर है। वो वहाँ पे तो शायद इतना ना वो ग्रो कर सकें जितना पाकिस्तान आके ग्रो करते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और हमें अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो भी हमें हालात दिए, हमारा मुल्क है, वी हैव टू ओन इट एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट फॉर इट। जब ओन हम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है हम अपने मुल्क को ओन नहीं करते, हम अपने घर, अपने फैसलाबाद को ओन नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं सिर्फ यहाँ तक है कि हम अपना घर चला रहे हैं और अपने बच्चों को देख रहे हैं, यही हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो एक माइंडसेट हो चुका है, उस माइंडसेट को तब्दील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो माइंडसेट तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक हम खुद को इंडिविजुअली तब्दील नहीं करेंगे। हमारी जब तक कलेक्टिव सोच नहीं होगी, हम यही सोचते रहेंगे कि ये जो है शख्स इसने मेरे साथ बेहतर नहीं किया, ये शख्स जो है इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये डिपार्टमेंट करप्ट है, ये डिपार्टमेंट करप्ट। आप अकेले दुरुस्त हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद को भी तब्दील करने की ज़रूरत है और ओपिनियन जो भी आप किसी भी इदारे के बारे में बनाते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो ओपिनियन कायम किया करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यहाँ पर ओपिनियन जो है विद इन 1 सेकेंड जो है कायम हो जाता है, तो ये जो है वो काबिल कबूल चीज़ नहीं है। तो तैयब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। CPO साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट जो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाता चला जाएगा और फैसलाबाद से क्राइम जो है उसका सफाया करने में पुलिस डिपार्टमेंट जो अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। अपने होस्ट शराज भट्ट को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।